अगर सीधे वीडियो देखनी हो तो 15 सेकंड स्किप कर दो। लेकिन अगर आपको ऐसे ही स्टोरी पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को हाइप कर देना, क्योंकि यूट्यूब अभी मेरी वीडियोस को इतना सजेस्ट नहीं कर रहा है। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 650 लाइक्स और 120 कमेंट्स कर देना, आ जाएगा। रातों रात पूरी दुनिया से 3 अरब लौंडे अचानक गायब हो गए। सबसे खौफनाक बात यह थी कि प्रेग्नेंट औरतों के पेट वाले लड़के भी हवा हो गए। ये देखकर मेरी भी फटके हाथ में आ गई थी। दुनिया भर के स्पर्म बैंक्स में एक भी वाई क्रोमोसोम नहीं बचा था। साला एक भी नहीं जिससे कोई नया लौंडा पैदा हो सके। कतई सत्यानाश हो गया था। सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही बचे थे, जिसका सीधा मतलब ये था कि इस धरती से मर्दों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट चुका था और बस औरतें ही बची थी। भाई ये तो एकदम तबाही वाला सीन हो गया था। मैं सोकर उठा और हर दिन की तरह अपना फोन उठाया तो अचानक मेरी नजर मर्दों के गायब होने वाली उस खतरनाक खबर पर चिपक गई। लोग पागलों की तरह इसी बारे में बकैती कर रहे थे। मेरा तो भेजा फ्राई हो गया। भैंस की आंख, ये क्या बकवास है? 3 अरब लौंडे ऐसे ही हवा हो गए तो मैं यहाँ कैसे बच गया? क्या भगवान ने मुझे उन 3 अरब औरतों की प्यास बुझाने के लिए अकेला छोड़ा है? कतई जहर मौज हो गई। टिंग की आवाज आई और मैनी चिल्ड्रन मैनी ब्लेसिंग्स नाम का सिस्टम मेरे अंदर पूरी तरह सेट हो गया। मतलब अब मैं इस दुनिया का इकलौता बाप बनने वाला था। सिस्टम जुड़ने के बाद मुझे एक न्यूबी स्टार्टअप पैक इनाम में मिला। अचानक मेरे दिमाग में एक रोबोट जैसी अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर पहले तो मेरी थोड़ी सी हवा टाइट हो गई, पर फिर मैं समझ गया। मैनी चिल्ड्रन मैनी ब्लेसिंग सिस्टम। क्या मुझे सच में एक सिस्टम मिल गया है? मैंने पहले बहुत सारे नॉवल पढ़े थे, इसलिए मुझे अच्छे से पता था कि ये सिस्टम नाम की चीज क्या बवाल होती है। ये मेरी जिंदगी को जन्नत बनाने का एकदम सॉलिड जुगाड़ था। मुझे मैनी चिल्ड्रन मैनी ब्लेसिंग सिस्टम मिल गया था और अब मेरा गेम एकदम हार्ड होने वाला था। अब मैं इस दुनिया में बचा हुआ इकलौता मर्द हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि अब से मैं एकदम राजाओं वाली छपरी जिंदगी जीने वाला हूँ? मैंने खुशी से पागल होकर कहा। मेरी मौज आ गई। तभी अचानक मेरे फोन पर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का एक मैसेज टपका, जिसे देखकर मैं एकदम चौंक गया। उसने लिखा था कि दुनिया के सारे लौंडे गायब हो चुके हैं, क्या तू अभी भी जिंदा है या तेरा भी कट गया? ये मैसेज पढ़कर तो मेरी एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जैसे ही मैं उसे रिप्लाई करने वाला था, मेरे शरीर में एक खतरनाक सहरन सी दौड़ गई। भैंस की आंख। मैं किसी को भी ये भनक नहीं लगने दे सकता कि मैं अभी तक जिंदा बचा हुआ हूँ। अगर उन पागल चुड़ैलों ने मुझे पकड़ लिया तो वो पक्का मुझे बेरहमी से काटकर मेरे ऊपर अजीबोगरीब खतरनाक एक्सपेरिमेंट करेंगी। बस यही सोचकर मैंने एकदम चुपचाप उस पनौती का वो मैसेज तुरंत डिलीट कर दिया। बाहर इतना बड़ा भयंकर रायता फैल गया है, मुझे बाहर जाकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। पर नहीं, अगर मैं ऐसे ही बाहर गया तो पक्का पकड़ा जाऊंगा और मेरा गेम बच जाएगा। मुझे अपना हुलिया बदलना पड़ेगा। तभी मेरी नजर अपने आप मेरे उस ठरकी रूममेट के कमरे की तरफ चली गई, जिसके पास औरतों का सारा सामान भरा पड़ा था। मेरे उस लुक्खे रूममेट का हमेशा से बस यही एक सपना था कि वो थाईलैंड जाकर अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए अलविदा कह दे और पूरी तरह से छमिया बन जाए। इसीलिए उस छपरी की दीवारों पर हर रंग की विग लटकी हुई थी और उसकी अलमारी तरह तरह के कतई जहर और एकदम हॉट सेक्सी औरतों वाले रंगीन कपड़ों से पूरी ठसाठस भरी हुई थी। उसके पास बड़े साइज के औरतों वाले जूते भी पड़े थे। सच में क्या गजब टोपीबाज रूममेट मिला था मुझे यार। उसके पास मेरे काम की हर एक जरूरी चीज मौजूद थी। मैंने फेस मास्क लगाया और ड्रेस पहन ली। सच बताऊं तो मैं उसमें एकदम रापचिक और सुंदर लग रहा था। मेरी तो खुद पर ही नीयत खराब हो गई। अरे बाप रे, मैं तो इस ड्रेस में एकदम हॉट लग रहा हूँ। बस अब सब कुछ सेट है और मैं बाहर निकल पड़ा। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मेरी नजर एक कतई अजीब नजारे पर पड़ी। पार्क में औरतों की भारी भीड़ जमा थी। जवान, बूढ़ी और छोटी बच्चियां, हर उम्र की औरतें वहां पर मौजूद थीं। लेकिन दूर दूर तक एक भी लौंडा या आदमी नजर नहीं आ रहा था। सच में यहाँ पूरा सिस्टम हैंग था। कोई रोते हुए कह रही थी, जानू तुम कहाँ चले गए, मेरे पास वापस आ जाओ। तो दूसरी बोली, बहन होश में आ, तेरा कोई पति था ही नहीं, तू क्यों फालतू में रो रही है? क्या कल ही तू मर्दों को गालियां नहीं दे रही थी? हाँ वो सब कचरा है, पर उन कमीनों के बिना हम औरतें इस दुनिया में बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकती यार। सारे मर्दों के हवा हो जाने से ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया अचानक से एकदम खौफनाक सन्नाटे में डूब गई हो। मैं सड़क पर घूम रहा था और हर जगह बस टूटी गाड़ियों के ढेर लगे थे। चारों तरफ भयंकर तबाही मची थी। ये सब उन खतरनाक एक्सीडेंट्स का नतीजा था जो लौंडों के अचानक गायब होने की वजह से हुए थे। पूरी दुनिया का ऐसा बुरा कबाड़ा हो गया था कि कुछ देखने लायक नहीं था। जिधर देखो बस रायता ही फैला हुआ था। थोड़ी देर सड़क पर यूं ही भटकने के बाद मैं एक पब्लिक टॉयलेट के पास से गुजरा और मुझे जोर से प्रेशर आ गया। मुझे अचानक जोरों की टॉयलेट आई तो मैं बिना सोचे अंदर घुस गया और जैसे ही मैं एकदम सुकून के साथ अपनी धार मारकर हल्का हो रहा था, तभी एक कांड हो गया। लड़की अचानक अंदर घुस आई और चिल्लाने लगी, बचाओ, यहाँ पर एक मर्द है। मैंने सोचा भैंस की आंख, अब मेरी वाट लग गई और मैं पूरी जान लगाकर वहां से बाहर भागा। मैं जितनी तेज भाग सकता था वहां से भागा। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो शायद कोई लफड़ा नहीं होता, लेकिन मेरे भागने से उस बंदी का शक एकदम यकीन में बदल गया कि मैं कोई ठरकी मर्द हूँ। ओ ए, तू मर्द वहीं रुक जा, उसके ऐसा जोर से चलाते ही आसपास की और भी बहुत सारी औरतें मेरे पीछे कुत्तों की तरह दौड़ पड़ी। एक औरत बोली, हम उसे ऐसे दौड़कर नहीं पकड़ सकते, हमें तुरंत पुलिस को फोन करना चाहिए, उसे जाने मत दो, वरना हम सबके लिए बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। हेलो, क्या ये पुलिस स्टेशन है? जल्दी से हमारी मदद कीजिए, मैंने अभी अभी एक आदमी को लेडीज टॉयलेट से बाहर भागते हुए देखा है। पुलिस वाली बोली, मैडम पागल मत बनो, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी है कि दुनिया के सारे लौंडे गायब हो चुके हैं। बंदी बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, किसी ने उसे खड़े होकर टॉयलेट करते हुए अपनी आंखों से देखा है। पुलिस ने पूछा, वो छपरी कहाँ है? बंदी बोली, वो बस मोवू पार्क के अंदर घुसा और कहीं गायब हो गया।
पुलिस बोली ठीक है, समझ गई। मैं टीम भेजकर उस लौंडे को दबोच लेती हूँ। वो सस्पेक्ट मोवू पार्क के अंदर जाकर कहीं छिप गया है, हमें उसे हर हाल में ढूंढना होगा। सब लोग तुरंत सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अच्छे से चेक करो। हमें किसी भी कीमत पर उस लौंडे का पता लगाना ही होगा। अगर ये बात साबित हो गई कि वो सच में एक मर्द है तो तुम सबने मिलकर पूरी इंसानियत को बचा लिया होगा। मैं तुम में से हर एक के लिए फर्स्ट क्लास मेरिट अवार्ड की मांग करूंगी और हम गर्दा उड़ा देंगे। ये एकदम कड़क बात सुनते ही पूरे कमरे में भारी खुशी की लहर दौड़ गई और उन सबका जोश आसमान फाड़कर ऊपर पहुंच गया। उन्हें कैमरे में मुझे ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। एक लेडी ऑफिसर जोर से बोली, कैप्टन रिपोर्ट कर रही हूँ। वो संदिग्ध बंदा हांगकांग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के सेकंड फ्लोर पे घुस गया है। हमें उसकी पूरी लोकेशन मिल गई है, अब वो नहीं बचेगा। लोकेशन लॉक करो, हम लोग अभी वहां निकल रहे हैं। इधर मैं भागते भागते बोला, शुक्र है फाइनली मैंने उन चुड़ैलों को पीछे छोड़ दिया, मेरी तो जान निकल गई। भले ही मैं जान बचाकर घर आ गया था, लेकिन मुझे अभी भी अंदर से खौफ लग रहा था और मैं बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रहा था। जब मैं पागलों की तरह भाग रहा था, मैंने पीछे से कुछ औरतों को चिल्लाते हुए सुना था कि वो लोग पुलिस को फोन करने वाली हैं। साला दिमाग का दही हो गया। आजकल हर जगह कैमरे लगे होते हैं, बस एक सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज ही काफी है और मेरा पकड़ा जाना एकदम पक्का है। फिर मेरा गेम बच जाएगा। अब मैं क्या करूं? क्या मैं यहां से तुरंत भाग जाऊं? नहीं यार, स्काई आई वाला निगरानी सिस्टम हर जगह फैला हुआ है। मैं चाहे कहीं भी जाके छिप जाऊं, वो लोग मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। तभी मेरे दिमाग में एक कतई जहर आइडिया आया, क्या हो अगर मैं अपना हथियार ही काटकर अलग कर दूं? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे कभी कोई टेंशन नहीं होगी। बस यही सोचकर मेरी रूह कांप उठी और मेरी पूरी तरह से फट गई। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं इस नए चाइना का सबसे पहला हिजड़ा बनकर नहीं जीना चाहता, कुछ और सोचना पड़ेगा। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो मैंने अपना फोन उठाया और इंटरनेट पर सर्च किया कि लड़की के कपड़े पहनते समय अपनी पहचान और अपने हथियार को कैसे पूरी तरह से छुपाया जाए। अगर मैं उसे काटूंगा नहीं तो उस सामान को पूरी तरह कैसे छुपाऊंगा? थोड़ी देर खंगालने के बाद फाइनली मुझे एक डार्क वेब वाले फोरम पर मेरे सवाल का परफेक्ट जवाब मिल गया। उस फोरम पर लिखा था कि इस काम के लिए मुझे एक खास तरह के बायो एडहेसिव यानी कि एक स्पेशल गोंद की जरूरत पड़ेगी, जिससे मैं उस चीज को अपनी बॉडी से चिपका सकूं। एक मिनट रुको, मेरे उस ठरकी रूममेट के पास तो वो चिपकाने वाला माल पड़ा हुआ है ना? मैंने पहले उससे पूछा था कि ये किस लिए है, तो वो हमेशा बात को गोल कर देता था। क्या वो छपरी इसी काम के लिए उस गोंद का इस्तेमाल करता था? मैं अपने रूममेट के कमरे में गया और थोड़ी छानबीन करने के बाद मुझे उस रहस्यमय गोंद की कई बोतलें मिल गईं। मेरी किस्मत चमक गई थी। उस फोरम पर दिए गए कड़क निर्देशों के हिसाब से इस जुगाड़ को करने में मुझे थोड़ा सा दर्द तो जरूर होने वाला था, पर कोई बात नहीं। सबसे पहले मुझे अपने दोनों गोलों को पेट के अंदर घुसाना था, फिर खाल खींचकर मुख्य हिस्से को पूरा ढकना था ताकि कोई शक न करे, और आखिर में उस पूरे जुगाड़ को चिपकाने वाले केमिकल से पैक करना था। बाहर से देखने पर मैं बिल्कुल दुनिया में बची हुई किसी भी आम औरत जैसी ही लग रहा था, एकदम कड़क, बिना किसी खोट के। मैं बोला, भाड़ में जाए दर्द, तो बस थोड़ी देर का है, अगर मैंने जल्दी नहीं की तो बहुत वाट लग जाएगी। उधर मेरे दरवाजे के बाहर 12 पुलिस वालियों ने घर को हर तरफ से घेर लिया था। एक पुलिस वाली चिल्लाई, अपने दोनों हाथ ऊपर करके चुपचाप बाहर आ जाओ। तुम पूरी तरह घेर चुके हो, सीधे बाहर निकलो, वरना हम दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, गेम बजा देंगे। मैं खुद से बोला, यार ये काम जितना आसान लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, मुझे जल्दी करनी होगी वरना अरेस्ट हो जाऊंगा। जैसे ही मैं उस पूरे सेटअप को खत्म करने की जद्दोजहद में पूरी तरह लगा था, मुख्य दरवाजा एकदम झटके से खुला और पुलिस वालियों का पूरा झुंड धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आया और पलक झपकते ही उन सभी ने मुझे हर तरफ से पूरी तरह घेर लिया था। उन्हें तगड़ा झटका लगा क्योंकि उनके सामने साफ तौर पर एक आदमी खड़ा था। मेरी इतनी खोपड़ी सटक गई थी और जल्दबाजी में मैं अपने सिर पर नकली बाल लगाना ही भूल गया। लीडर चिल्लाई, एकदम हिलना मत, तुम अरेस्ट हो चुके हो, चुपचाप पीछे घूमो और अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर शांति से नीचे बैठ जाओ, वरना अभी यहीं तुम्हारा सारा सिस्टम हैंग कर दूंगी। फिर उस टीम को लीड कर रही महिला अफसर ने गुस्से में एक कड़क ऑर्डर दिया और पलक झपकते ही अपने फुर्तीले और तगड़े दांव पेंच इस्तेमाल करते हुए मुझ पर झपटी। उसने मुझे जमीन पर बुरी तरह पटक दिया। मैं गिड़गिड़ाया, मैडम मैं सरेंडर कर रहा हूँ, प्लीज मुझे मत मारना, मैंने कोई भी गलत काम या ऐसा वैसा कांड नहीं किया, आप मेरे साथ ऐसा सलूक बिल्कुल नहीं कर सकती। वो हंसकर बोली, तूने कुछ गलत नहीं किया। मैं बोला, हाँ मैंने आखिर कौन सा जुर्म किया है आपको मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने का? क्या हक है? वो घूरते हुए बोली, क्या तू सच में आदमी है? मैं बोला, नहीं छोड़ो मुझे। वो बोली, भाई खुद को तो देख ले साला, तू किसे बेवकूफ बनाने चला है यहाँ? मैं बोला, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी तुम सबकी तरह एक औरत ही हूँ, तुम्हें मुझे पकड़ने का कोई हक नहीं है, मैं शिकायत करूंगा। तभी सिपाही बोली, बॉस इस फट्टू पर समय बर्बाद मत करो, इसे सीधा थाने ले चलते हैं, एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट हमें सब कुछ साफ साफ बता देगा। चलो जल्दी आगे बढ़ो। मैं पूरी जान लगाकर चिल्लाया, मैं कहीं नहीं जाने वाला, छोड़ो मुझे, तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपने सारे हथियारों को एकदम सही जगह छुपा दिया था, लेकिन यार जो नकली है वो तो नकली ही रहेगा ना, क्या उन्हें सब पता चल जाएगा? तभी एक अफसर बोली, मैं तुम्हारे जुर्म के सारे पक्के सबूत जमा कर रही हूँ, इसलिए फालतू में विरोध करना बंद कर दो। मैंने मन में कहा, सिस्टम एक्टिवेट हो जा। मैंने अपने दिमाग में ही सिस्टम को एक खतरनाक कमांड दे दी थी और अगले ही सेकंड ठीक मेरी आंखों के सामने एक रहस्यमयी स्क्रीन चमक उठी, जिसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही आसानी से देख सकता था। उस नीली स्क्रीन पर बहुत सारे गजब के ऑप्शंस मौजूद थे, साथ ही मेरी पर्सनल जानकारी और उन सभी चीजों की लिस्ट थी जो मेरे पास अभी थी। वहां पर एक स्टोर वाला सेक्शन भी साफ दिख रहा था। मैंने तुरंत उस स्टोर को खोला और एक झटके में सब चेक किया तो पता चला कि वहां लिटरली मेरी जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी और वो सारा सामान एकदम हाईटेक बवाल था।
उस धांसू इंटरफेस पर एक सरसरी नजर मारने के बाद मैंने बिना वक्त गंवाए अपनी इन्वेंट्री खोली और बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था वहां पर सच में एक नूब लोगों वाला स्टार्टर पैक पड़ा हुआ था। मैंने पूरे स्वैग में कमांड दी कि इस न्यूबी स्टार्टर पैक को तुरंत खोल दो। जैसे ही मैंने ये बोला वो एकदम गिफ्ट बॉक्स के शेप वाला पैक खुला। उस चमकते हुए डिब्बे के अंदर कुल मिलाकर 3 कमाल की चीजें रखी हुई थी जो मेरी किस्मत बदलने वाली थी। उनके नाम थे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीरम, तुरंत फसल उगाने वाले जादुई बीज और 100 स्क्वायर मीटर का बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस जो आगे चलकर मेरे बहुत काम आने वाला तगड़ा जुगाड़ था। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीरम जरूर, ये कोई ऐसी फाड़ चीज है जो मेरी पूरी फिजिक को बदल के रख देगी। आखिरकार इस पूरी दुनिया में बचा हुआ मैं इकलौता हट्टा कट्टा मर्द जो मुझे एकदम टिप टॉप और कड़क शेप में रहना ही होगा। फिर मैंने देखा तुरंत उगने वाले फसल के बीज, क्या ये सिस्टम वाले मुझसे अब खेती बाड़ी करवाएंगे? खैर थोड़ा दिमाग लगा के सोचा जाए तो ये बात एकदम सेंस बनाती है। अब जब दुनिया के सारे आदमी ही गायब हो चुके हैं तो कई सारे मुश्किल काम बिना मर्दों के तो नहीं चल पाएंगे। ये दुनिया पहले से ही आधी अपाहिज और सिस्टम हैंग वाली हालत में जा चुकी है। मेरे पास जितना ज्यादा अनाज होगा मैं उतनी ही ज्यादा खूबसूरत औरतों का पेट आराम से भर पाऊंगा भाई। मैंने अपने हाथ में आई उन तीनों धांसू चीजों को घूर कर देखा और मेरी नजर तेजी से उस तीसरी और आखिरी वाली चीज पर जाकर टिक गई थी। 100 स्क्वायर मीटर का स्टोरेज स्पेस। जरूर ये जगह किसी भारी इमरजेंसी या बड़े कांड के वक्त काम आने के लिए दी गई है। अब जब दुनिया आधी बर्बाद हो चुकी है तो अपने लिए थोड़ा अनाज बचाकर रखना पक्का एक बहुत ही स्मार्ट काम है। यही सब सोचते हुए मैंने उन सारी चिल्लाती हुई पुलिस वालों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और आगे का प्लान सेट किया। मेरी नजरें तुरंत ही पास में बने एक छोटे से सुपरमार्केट पर जाकर टिक गईं। ये वो जगह थी जहां मैं अक्सर अपना टाइम पास करने और शॉपिंग के लिए जाया करता था। भाई उस सुपरमार्केट का मालिक एक अधेड़ उम्र का टकला आदमी था। अब क्योंकि वो टकला आदमी गायब हो चुका था तो वो छोटा सा सुपरमार्केट बिना किसी रखवाले के पूरी तरह खाली और लावारिस पड़ा था। मैं झट कार से निकला और सीधा पूरे स्वैग के साथ उस सुपरमार्केट के अंदर घुस गया। मैंने अंदर जाकर चिल्ला के पूछा, हेलो, क्या यहाँ अंदर कोई है? मैंने कई बार जोर से आवाज लगाई लेकिन मुझे वहां से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा अगर यहाँ कोई नहीं है तो मैं ये सारा माल अपने लिए ही रख लूंगा। मुझे बिल्कुल भी इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो सामान मेरे काम का है भी या नहीं। मैंने बस हवा में हाथ घुमाया और पलक झपकते ही वहां की हर एक चीज मेरे उस जादुई स्टोरेज स्पेस में खिंचती चली गई। उस स्पेस की खास शक्ति थी, चाहे वो खाने पीने का माल हो या कोई भी दूसरी चीज, उस स्पेस के अंदर वो कभी भी खराब या एक्सपायर नहीं हो सकती थी। देखते ही देखते पलक झपकते ही वो पूरा का पूरा बाजार, छोटा सा सुपरमार्केट पूरी तरह से एकदम खाली हो चुका था। फिर मैं चौड़ में दूसरी खाली दुकानों में घुस गया और वहां से भी वो सारा का सारा सामान बटोर लिया जो मुझे लगा कि शायद मेरे किसी काम आ सकता है, जब तक कि मेरा वो स्टोरेज स्पेस पूरी तरह एकदम ठसाठस भर नहीं गया। फुल संतुष्टि के साथ मैं वापस अपनी कार में आकर बैठ गया। मैंने खुद से कहा, चलो अब चख कर देखते हैं कि ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीरम स्वाद में आखिर कैसा है। और तभी अचानक से मेरे हाथ में एकदम शुद्ध पानी की एक बोतल प्रकट हो गई। ये पानी नॉर्मल मिनरल वाटर से भी कहीं ज्यादा शुद्ध और साफ था। इसमें किसी तरह की कोई गंदगी नहीं थी। मैंने स्वैग में ढक्कन खोला और कुछ घूंट पीकर चेक किया तो पता चला कि इसका टेस्ट तो भाई सच में बहुत गजब का था। फिर मैं एक ही सांस में वो पूरी बोतल गटक गया एकदम झटके से। उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीरम को पीते ही मुझे तुरंत अपने पूरे शरीर के अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैलती हुई महसूस हुई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं सर्दियों में धूप सेंक रहा हूँ। इसके ठीक बाद मुझे अपनी रगों में ताकत का एक खतरनाक तूफान दौड़ता हुआ महसूस हुआ, जैसे मेरे अंदर कभी न खत्म होने वाली बेहिसाब ऊर्जा आ गई हो। अब चूंकि ये सिस्टम मुझे ज्यादा बच्चे पैदा करने पर तगड़े रिवॉर्ड देता है तो मुझे जल्दी इसे टेस्ट करने के लिए किसी कड़क बंदी को खोजना होगा। और ज्यादा रिवॉर्ड लूटने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद करके सोचा, सबसे पहले किसके पास जाऊं? दुनिया से सारे मर्दों के गायब हुए अभी बस पहला ही दिन बीता था और पूरी दुनिया अभी भी एक गहरे सस्पेंस और तगड़े वाले कंफ्यूजन में फंसी हुई थी यार कि माजरा क्या है। औरतों को अभी तक बिल्कुल भी हवा नहीं थी कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा उन औरतों को धीरे धीरे ये बात समझ आने लगेगी कि मेरे अलावा इस पूरी दुनिया में अब एक भी मर्द जिंदा नहीं बचा है। और उस पॉइंट पर आके मैं इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा डिमांडिंग और वीआईपी लौंडा बनकर रह जाऊंगा। एकदम कंफ्यूजन में फंसी हुई थी। औरतों को अभी तक बिल्कुल भी हवा नहीं थी कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा उन औरतों को धीरे धीरे ये बात समझ आने लगेगी कि मेरे अलावा इस पूरी दुनिया में अब एक भी मर्द जिंदा नहीं बचा है और सब खत्म हो चुका है। ये बात एकदम सच है। और उस पॉइंट पर आकर मैं इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा डिमांडिंग और वीआईपी लौंडा बन जाऊंगा। अनगिनत खूबसूरत औरतें खुद को मेरे ऊपर पूरी तरह से न्योछावर कर देंगी भाई, चाहे वो इंटरनेट की बवाल सेलिब्रिटीज हों, बड़े ओहदे वाली कड़क कॉर्पोरेट वर्कर्स हों या फिर बड़ी बड़ी हॉट मूवी स्टार्स ही क्यों ना हो मेरी जान। वो सब बस मुझसे एक बार मिलने के लिए लंबी लाइन लगा के खड़ी रहेंगी। लेकिन साला ये सारा भौकाल तो भविष्य में होने वाला था ना, अभी उस चीज का सही समय नहीं आया था। इन सब बातों पर गहराई से विचार करने के बाद मैंने उस लड़की से शुरुआत करने का फैसला किया जिसे फंसाना सबसे ज्यादा आसान काम था। और वो कतई जहर लड़की कोई और नहीं बल्कि वो कियान की पक्की सहेली झांग नान ही थी। झांग नान मेरी बीवी वो कियान से काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसका फिगर भी एकदम कड़क और रापचिक था। वो ऐसी बंदी थी जो एक बेहतरीन और शानदार मां बन सकती थी भाई। सच बताऊं तो उस लड़की को हमेशा से ही मुझ पर लाइन मारने का बड़ा भारी शौक था। वो मुझे एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ा शिकार मानती थी यार, और मैं दिखने में भी एकदम कातिलाना और रापचिक हूं।
कियान की सबसे जिगरी दोस्त होने की वजह से उसने अपनी आंखों से देखा था कि मैं अपनी बंदी के साथ कितना ज्यादा अच्छा और रोमांटिक इंसान था भाई। इन पिछले कुछ सालों में जब मैं और वो पूरे 5 साल तक एक साथ रिलेशनशिप में थे तो उस लड़की ने मेरे लिए अपना बेशुमार प्यार और ठरक एक से ज्यादा बार एकदम खुलेआम मुझे दिखा दी थी। लेकिन एक सख्त लौंडा होने के नाते मैंने अपने कड़क उसूलों पर कायम रहते हुए हमेशा उस लड़की से एक बहुत ही तगड़ी और एकदम सुरक्षित दूरी बनाकर रखी थी मेरे प्यारे भाई और दोस्तों। सच कहूं तो मैंने पहले भी अपनी बीवी को तलाक देकर उससे शादी करने के बारे में बहुत गहराई से सोचा था, लेकिन मुझे वो लड़की कुछ ज्यादा ही चालू और सस्ती हरकतें करने वाली इंसान लगी थी भाई। अगर वो आज मेरे जैसे शादीशुदा इंसान पर इतनी आसानी से लट्टू हो सकती है तो आगे चलकर भी वो किसी और लौंडे का गेम बजाकर बहुत आसानी से उसके प्यार में पूरी तरह फंस सकती है। अपना पूरा फायदा और नुकसान देखने के बाद इसीलिए मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि वो लड़की मेरी उस वाली से बिल्कुल भी ज्यादा भरोसेमंद और एकदम सही इंसान नहीं है मेरे भाई। यही वो सबसे बड़ा कारण था कि मैंने उससे दूरी बनाई थी। पर अब माहौल और सीन पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि अब इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही इकलौता मर्द जिंदा बचा हुआ था। वो कितनी भी चालू क्यों ना हो, पर अब उसे पूरी दुनिया में कहीं और कोई दूसरा लौंडा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला था। उस हसीना के उस कतई जहर और कातिलाना फिगर के बारे में सोचकर मुझसे अब अपने मोहल्ले में वापस जाने का इंतजार बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। वो लड़की मेरे घर के एकदम ठीक सामने वाले फ्लैट में रहती थी। उसने वो जगह सिर्फ इसलिए खरीदी थी ताकि वो मुझे हर दिन अपनी आंखों से जी भरकर देख सके, इसीलिए वो मेरे ठीक सामने रहने आ गई थी। मैं फुल कॉन्फिडेंस में चलकर उसके दरवाजे तक गया और बहुत ही आराम से अपना भौकाल दिखाते हुए दरवाजा खटखटाया मेरे भाई। दरवाजा एकदम फुर्ती से खुला और वो अपने छोटे से पजामे में गेट पर खड़ी थी। उसके घने काले और खूबसूरत बाल बहुत ही आलस और कातिलाना तरीके से उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, जो बवाल लग रहे थे। उसके वो ढीले ढाले कपड़े भी उसके कड़क और बवाल फिगर को छुपा नहीं पा रहे थे। जब उसने मुझे दरवाजे के बाहर खड़े देखा तो उसकी आंखें एकदम चमक उठी। पहले तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, लेकिन फिर अचानक मुंह बनाकर शिकायत करते हुए बोली कि क्या तुम हमेशा मुझसे दूर नहीं भागते हो? तुम जब भी मुझे देखते हो फट्टू की तरह निकल लेते हो भाई। आज अचानक से तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों चले आए हो? मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे अपनी भारी गलती का पूरा एहसास हो गया है। मैं पोपट था जो कदर नहीं की तेरी यार। पक्का मेरा फ्यूज उड़ गया होगा और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होगा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और बहुत ही प्यार से उस हसीना को खींचकर अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और माहौल सेट किया। उसके उस बवाल और रापचिक फिगर को इतने करीब से देखकर मैंने अपने मन में सोचा कि मैं सच में एक नंबर का ढक्कन और बेवकूफ इंसान था। मैं इतनी कतई जहर और कातिलाना बंदी से दूर क्यों भागा? कई लौंडे इस हसीना के साथ रात गुजारने के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। मेरी इस रोमांटिक हरकत से वो लड़की अंदर से थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन जब उसने मेरी वो कड़क और मीठी बातें सुनी तो उसे अंदर से बहुत ही भयानक लेवल वाली खुशी महसूस हुई कि आखिरकार इस सख्त लौंडे की अकल ठिकाने आ गई और वो पिघल गया है भाई। तो क्या तुम आज अपनी वो भारी गलती सुधारने के लिए यहाँ आए हो? वो पीछे नहीं हटी। उसने अपना सिर हल्का सा नीचे किया, पर उसकी आवाज में अभी भी नाराजगी थी। मैंने कहा, हाँ बातें तो एकदम बेकार होती हैं। अब मैं तुम्हें सीधा एक्शन करके अपना भौकाल दिखाऊंगा। उसके जैसी कतई जहर और कातिलाना हसीना के सामने खड़ा होकर मैं भी, भले ही मैं एक शादीशुदा इंसान था, लेकिन फिर भी मैं खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया और सख्त लौंडा पिघल गया। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले गया और एकदम मजे से अपना दरवाजा बंद कर दिया। वो लड़की बहुत ही अच्छे से जानती थी कि मैं अब आगे क्या कांड करने वाला हूँ। उसका दिल बहुत ही ज्यादा उम्मीदों और खतरनाक एक्साइटमेंट से पूरी तरह भर चुका था और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो ना जाने कितने लंबे समय से इस रापचिक दिन का इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनटों के बाद कियान पूरी तरह से घबराकर दौड़ती हुई अपने घर वापस आ चुकी थी मेरे भाई। पूरे रास्ते भर वो टैक्सी वाले को गाड़ी तेज चलाने के लिए लगातार बोलती रही, लेकिन वो महिला ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए फोन पर बातें कर रही। ऐसा लग रहा था कि वो भी अपने पति को ढूंढ रही थी। एक और औरत का पति गायब होते देखकर कियान की शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही वो अपने मेन गेट पर पहुंची, उसने जल्दी से अपने बैग से घर की चाबियां निकाली और फुर्ती दिखाते हुए एकदम तेजी से उस दरवाजे का ताला खोलकर अंदर घुस गई थी भाई। उसे अंदर से बहुत ही तगड़ी राहत और शांति महसूस हुई कि उसने सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मुझे घर की वो चाबियां वापस नहीं लौटाई थी। वो घबराते हुए जोर से चिल्लाई कि कहाँ हो तुम यंग फैन यार। जैसे ही वो लड़की घर के अंदर घुसी, उसने जोर से मेरा नाम पुकारा। उसने घर का हर एक कमरा छान मारा, लेकिन मैं उसे कहीं नहीं मिला। मैं अभी वापस नहीं आया था ना भाई, मैं आखिर कहाँ चला गया था? वो पूरी तरह से लाचार होकर सोफे पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह झंड हो गई, जैसे उसने अपनी लाइफ के सबसे जरूरी और खास इंसान को हमेशा के लिए खो दिया हो। वो इस बात को जितना ज्यादा सोच रही थी, वो अंदर से उतना ही उदास होती जा रही थी। उसने अपना फोन निकाला और अपनी माँ को कॉल लगा दिया, क्योंकि उसे बात करने के लिए किसी की जरूरत थी। कॉल जल्दी लग गया और इससे पहले कि वो कुछ भी बोल पाती, उसकी माँ ने फोन के दूसरी तरफ से एकदम घबराते हुए कहा कि बेटी, बहुत ही भयानक कांड हो गया है। तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई दोनों ही अचानक से कहीं दूर पूरी तरह गायब हो गए हैं भाई। किसी को भी पल्ले नहीं पड़ रहा कि वो कहाँ चले गए हैं। हमारे गांव के सारे आदमी गायब हो चुके हैं। ये खबर सुनकर कियान की हवा टाइट हुई। वो एकदम सुन्न पड़ चुकी थी। क्या उस टैक्सी वाली औरत की बात सच हो सकती है? क्या सच में इस पूरी दुनिया के सभी आदमी हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं? कियान ने अपने उस खाली घर को देखा और मेरे बारे में सोचने लगी कि मैं अभी तक वापस क्यों नहीं आया था। उसके अंदर एक खौफ समा गया था। उसे एक बहुत ही भयानक और मनहूस एहसास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी कहीं गायब हो गया हूँ? ये सोचते ही उसे लगा कि इसके चांस बहुत ही ज्यादा हैं। जब दुनिया के सारे मर्द ही हवा में गायब हो चुके हैं, तो भला मैं बिना किसी खरोच के कैसे जिंदा और सुरक्षित बच सकता हूँ? मेरी बीवी के तोते उड़ गए थे मेरे भाई।
मेरी किस्मत इतनी ज्यादा झंड और पनौती क्यों है? आखिर दुनिया में ये क्या लफड़ा चल रहा है? कियान रो पड़ी और अपने दुख से पूरी तरह टूटकर एकदम लाचार हो गई थी भाई। वो सिर्फ यही सोच रही थी कि अब वो कभी दोबारा शादी नहीं कर पाएगी और उसने अपना पति हमेशा के लिए खो दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे मेरे भाई। उसे नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी कैसे काटेगी। उसे हर दूसरे दिन मेरे साथ एक बहुत ही मीठी और प्यार भरी लाइफ जीने की पूरी तरह आदत हो चुकी थी यार। अब जब मैं गायब हो चुका था और वो कभी दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, तो अचानक उसे लगा कि उसकी लाइफ के सारे रंग उड़ गए हैं और जिंदगी एकदम बेरंग है भाई। ठीक उसी वक्त उसे सामने वाले दरवाजे से कुछ बहुत ही धीमी आवाजें सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी सांस रोकी और शांति से पड़ोस में हो रही बातों को सुनने की कोशिश की। आवाज को और भी ज्यादा साफ तरीके से सुनने के लिए उसने सीधे अपने घर का मेन गेट खोला और बाहर आ गई। वो एकदम दबे पांव चलकर उस लड़की के दरवाजे के पास चली गई थी भाई। उस लड़की के दरवाजे के पास जाकर उसने अपना कान गेट पर एकदम कसकर चिपका लिया और बिना कोई आवाज की चुपचाप अंदर चल रहे पूरे माजरे को सुनने लग गई थी। मुझे लगा था कि तुम यहाँ किसी बहुत ही बड़े और जरूरी काम से आए हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम सिर्फ मेरे साथ मजे ले रहे हो और टाइम पास किया। उसने ऐसा कहा और उसकी आवाज में एक अजीब सी शिकायत थी। उसे लगा था कि जब मैं उसके घर आऊंगा तो मैं पक्का रोमांस करूंगा और गेम बजाऊंगा भाई। वो चीजें जिसके लिए वो तड़प रही थी, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं बस उसकी भौं के बीच प्यार से उंगली मारूंगा और फिर वहां शांति से बैठ जाऊंगा। बिना हिले चुपचाप साइड में बैठ गया था। सच कहूं तो मैं अभी कुछ देर पहले सच में उस पर अपना चांस मारना चाहता था और गेम सेट करना चाहता था, पर मैं वहीं रुक गया। लेकिन एकदम सही वक्त पर मेरे सिस्टम ने मुझे याद दिलाया कि इस सिस्टम का पूरा नाम मैनी चिल्ड्रन मैनी ब्लेसिंग्स एडमायरर सिस्टम है, जिसने मेरा काम एकदम आसान कर दिया है भाई। जब तक टारगेट यानी वो लड़की मेरे लिए अपने दिल में प्यार और ठरक रखती है, तब तक मेरी शर्त पूरी मानी जाएगी और सिस्टम अपना काम करता रहेगा। मेरे प्यारे और जिगरी दोस्त, समझ गया ना तू? तुम जितने भी चाहने वाले और आशिक बनाओगे, तुम्हें कोरस मिलेगा जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसलिए तुम बस मजे करते रहो मेरे भाई। सिस्टम का क्या ही बवाल रिवॉर्ड है। जितनी ज्यादा लड़कियां मुझ पर लट्टू होंगी, मुझे उतना ही कड़क और फाड़ू इनाम मिलेगा। अब ये गेम और भी ज्यादा रापचिक होने वाला है कसम से। ये भसड़ समझ आते ही मैंने सारा लोड लेना छोड़ दिया, क्योंकि अब इस पूरी दुनिया में मैं अकेला लौंडा बचा हूं। तो जल्दी किस बात की, आराम से पूरा गेम बजा दूंगा। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं जितनी चाहूं उतनी लड़कियों के साथ मौज मार सकता हूं। कोई जल्दबाजी नहीं है। अब मुझे पूरी सिचुएशन एकदम क्लियर हो गई है, तो मैं अपना अगला खतरनाक प्लान सोच रहा हूं कि इस सिस्टम का इस्तेमाल करके कैसे अपनी जिंदगी को एकदम भौकाल लेवल पे ले जाऊं। अभी पूरी दुनिया में मजदूरों का भारी अकाल पड़ा है। सब तरफ खतरनाक वाला रायता फैला हुआ है, एकदम सन्नाटा है। पूरी सोसाइटी लगभग ठप पड़ी है और यहाँ सिर्फ जिंदा बचना ही सबसे बड़ा लोचा बन गया है। इसलिए मैंने अपने लिए 2 कड़क गोल सेट किए हैं, ताकि इस भसड़ से निकलकर अपना भारी सिस्टम जमा सकूं। अब देखो तमाशा बे। पहला, दुनिया का सिस्टम फिर से खड़ा करना, और ये जो काम करने वालों का टोटा पड़ा है उस खाली जगह को भरना, ताकि सब लाइन पर आए। दूसरा, इस पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना। फिर मैं आराम से बैठकर इस नई दुनिया में फुल टू धमाल मचाऊंगा और अपनी जिंदगी के एकदम तगड़े वाले मजे लूटूंगा राजा बनकर। क्या तुम सो गए? मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। मेरी बंदी ने मुझे सोफे पर एकदम चुपचाप बैठा देखकर जल्दी से पूछा, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरा तो फ्यूज उड़ गया है इस शांत माहौल में। नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। मैंने ऊपर देखा और उसे अपनी तरफ खींचकर एकदम भौकाल वाले एटीट्यूड में बोला, तुम अपने इस छोटे से दिमाग में क्या खिचड़ी पका रही हो? मेरी चांद की टुकड़ी, बोलो, क्या हमारे बारे में कुछ लोचा चल रहा है क्या? हालांकि वो थोड़ी खफा थी, पर जब मैंने उसकी भौं के बीच हल्का सा टैप किया तो उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और वो पिघलने लग गई। अब वो मुझ पर पहले से भी ज्यादा लट्टू हो चुकी थी। बोली, जाहिर सी बात है, ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच का ही लफड़ा है। आज के बाद से मैं तुमसे दूरी बनाकर नहीं रखूंगा। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए एक हल्की सी कातिलाना स्माइल दी और अपनी बंदी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने जो अभी उसकी भौं के बीच में उंगली लगाई थी, वो कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि वो इस खतरनाक सिस्टम की तरफ से मिली एक फाड़ू वाली सुपर पावर थी मेरी। यह सिस्टम मुझे हर दिन 10 मौके देता है। मैं इन 10 मौकों का इस्तेमाल किसी भी कतई जहर दिखने वाली लड़की की आंखों के बीच माथे पर टैप करने के लिए कर सकता हूं, बिना किसी झंझट। और ऐसा करते ही वो लड़की तुरंत मुझ पर लट्टू हो जाएगी और मेरी दीवानी बनकर मेरे पीछे पागल हो जाएगी। इसके बदले में मुझे सिस्टम से ऐसे कड़क इनाम मिलेंगे कि जिंदगी एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगी। मेरी तो मौज है। उसने कहा, भले ही तुम अब मुझसे दूरी बनाकर न रखो, लेकिन इससे कोई घंटा फर्क पड़ने वाला है क्या, ये तो बता दो? तुम अभी भी कियान कियान के पति हो? मेरे नहीं समझे। मेरी उस बंदी ने मेरी तरफ एकदम गुस्से वाली नजरों से घूरते हुए ये तीखी बात बोली। उसका इशारा एकदम शीशे की तरह साफ था। वो चाहती थी कि मैं वो कियान को लात मारूं और हमेशा के लिए उसके साथ ही चिपककर अपनी जिंदगी सेट कर लूं। मैंने कहा, मेरा तलाक तो पहले ही पक्का हो चुका है, बस 3 घंटे पहले ही ये कांड हुआ है। अब मैं एकदम आजाद परिंदा हूं। ये बात मैंने एक गजब की स्माइल देते हुए उसे बता दी। सच में ये तो एकदम रापचिक खबर है। मेरी बात सुनते ही वो खुशी से 7वें आसमान पर उड़ने लगी। उसे लगा कि उसका इतने सालों का इंतजार अब फाइनली एकदम से रंग ला चुका है मेरी जान। उसके सब्र का फल एकदम मीठा साबित हुआ था। तभी दरवाजे पर खटखट की जोरदार आवाज गूंजी और कोई बाहर से चिल्लाया, ओ नान नान, जल्दी से ये दरवाजा खोल दे मेरे लिए, वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। ये वो कियान की गुस्से वाली आवाज थी जो अचानक बाहर से आई। वो डरी और बोली, अरे ये तो कियान है, वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ धमकी है। अचानक से उस चुड़ैल की आवाज सुनकर मेरी बंदी की हवा टाइट हो गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसे याद आया कि अब मेरा और उस पनौती कियान का कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बचा है। हमारा लफड़ा खत्म हो चुका है।
ये सोचते ही वो एकदम चिल हो गई। मैंने उससे कहा लोड मत ले जा और जाकर आराम से दरवाजा खोल दे, उसका डर छोड़। आज नहीं तो कल उसे हमारे सीन के बारे में पता चलना ही है। मैंने अपनी बंदी की पीठ थपथपाई और एकदम भारी आवाज में बोला, जा शाओ, दरवाजा खोल दे उसका। नान ने हाँ में सिर हिलाया, अपने कपड़े थोड़े ठीक किए और जाकर सीधे दरवाजे का लॉक खोल दिया बिना किसी डर के। अब नान, मुझे लगा था कि तू मेरी सबसे जिगरी दोस्त है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने मेरे ही आदमी पर डोरे डाल दिए चुड़ैल। उस पनौती ने बाहर खड़े होकर मेरी और नान की सारी बातें सुन ली थी और अब गुस्से से उसका भेजा पूरी तरह से फ्राई हो चुका था। एकदम पागल चुड़ैल। उसने अंदर झांकने के लिए अपनी गर्दन लंबी की। वो अंदर घुसकर मुझसे भिड़ना चाहती थी। वो सोच रही थी कि क्या मैंने इस लड़की के चक्कर में ही उसे इतनी जल्दी लात मारी। तभी तो मैंने इतनी जल्दी तलाक के लिए हाँ कर दी थी। जब उस डायन ने मुझे वहां आराम से बैठे हुए देखा तो जल गई। उसकी सहेली के सोफे पर तो उसे याद आया कि कैसे मैंने उसे छोड़ा और तुरंत उसकी सबसे खास दोस्त के साथ अपना पक्का वाला टाका भिड़ा लिया। ये देखकर वो भड़क उठी। एकदम उसका गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो एकदम से अंदर घुसी और साइड से एक पोछा उठाकर मुझ पर जोरदार हमला करने के लिए पागलों की तरह दौड़कर आगे आई डायन। ये कांड होते ही मेरी बंदी ने फुर्ती दिखाई और तुरंत उस चुड़ैल को रोका और मुझे बचाने के लिए मेरे सामने एकदम ढाल की तरह खड़ी हो गई। शेरनी, कियान, अब तू मेरे आदमी की पत्नी नहीं रही, तुझे उस पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। अब वो सिर्फ मेरा लौंडा है, समझ गई तू? तेरा लौंडा क्या तू हमारी सालों पुरानी दोस्ती खत्म करने पर तुली है? उस चुड़ैल ने मेरी बंदी की तरफ एकदम फटी हुई आंखों से हैरानी से देखा। उसे लग रहा था कि उसकी सबसे खास दोस्त अब एकदम अजनबी बन चुकी है। मेरी बंदी बोली, हाँ, अब जब पानी सिर से ऊपर जा ही चुका है तो सुन ले मेरी बात। अब मुझे तुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि मैं बहुत पहले से इस पर लट्टू हूँ। मेरी नजरों में ये दुनिया का सबसे कड़क लौंडा है। उस डायन को मुझे और ज्यादा पकाने से रोकने के लिए उसने अपना सबसे बड़ा राज उगल दिया जो उसने इतने सालों से दबा कर रखा था। चुड़ैल बोली, नान, तू तो एकदम नीच निकली, पर मैं ये भयंकर वाली बेइज्जती इतनी आसानी से सहकर चुप नहीं बैठने वाली समझी। तू कमीनी दोस्त, चाहे जो हो जाए आज तो मैं इस नल्ले का पूरा गेम ही बजा कर रहूंगी। मेरी बंदी की कड़क आंखों में देखकर उस पनौती को समझ आ गया था कि वो एकदम 16 आने सच बोल रही है। वो चुड़ैल हमेशा से बात बात पर हाथ उठाने वाली औरत थी। उसे मेरी इज्जत की कभी कोई फिक्र नहीं थी और आज तो उसे किसी भी कीमत पर अपनी भड़ास निकालनी ही थी, मेरे ऊपर बुरी तरह से। तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे अपने लौंडे पर कभी हाथ नहीं उठाने दूंगी। मेरी शेरनी बंदी एकदम छाती चौड़ी करके मेरे सामने ढाल बनकर डटी रही। चाहे इस चक्कर में उसे खुद ही चोट क्यों न लग जाए, पर वो हर हाल में मुझे बचाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मैंने देखा कि वो दोनों लड़कियां बस एक दूसरे के बाल नोचने ही वाली हैं और मन ही मन सोचा कि भाई इसे कहते हैं असली मर्द होने का तगड़ा वाला और खतरनाक भौकाल और रुतबा। सारे आदमियों के गायब होने के पहले ही दिन दो कतई जहर लड़कियां मेरे लिए कुत्तों की तरह आपस में बुरी तरह से भिड़ने को एकदम तैयार खड़ी थी। फुल टू बवाल है। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये भसड़ तो और भी ज्यादा खतरनाक लेवल पर जाने वाली है। मैंने कहा, क्या चुपचाप अपने घर निकल ले पतली गली से। आज मैं तुझे अपने ऊपर हाथ नहीं उठाने दूंगा और ना ही मैं पहले की तरह चुपचाप खड़ा रहकर तेरी मार और 2 कौड़ी की गालियां बिना पलटवार किए सुनूंगा। मेरा पुराना वाला सीधा वर्जन अब हमेशा के लिए खत्म। तू और मैं अब पति पत्नी नहीं रहे और अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दूर रहे मुझसे चुड़ैल। मैं सोफे से खड़ा हुआ और एकदम कड़क नजरों से घूरते हुए उस पनौती को बता दिया कि अब मैं वो पुराना वाला फट्टू लौंडा नहीं रहा जो उसकी हर फालतू बकवास को चुपचाप सुन लिया करता था पहले। अब तो मैं इस फाड़ू सिस्टम के दम पर इस बिना मर्दों वाली दुनिया में अपना खुद का एक नया भौकाल खड़ा करने वाला हूं। बाहर निकल नीच इंसान, मैं तुझे आज जान से मार दूंगी। मेरी उन एकदम खूंखार और खतरनाक आंखों में देखकर उस चुड़ैल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि क्या ये वही लौंडा है जो पिछले 5 सालों से उसके इशारे पर दुम हिलाते हुए कुत्ते की तरह नाचता रहता था हमेशा मेरे पीछे। अब मुझ में मर्दों वाली अकड़ आ चुकी थी और अब मैं उसके किसी भी फालतू ऑर्डर को घास नहीं डालने वाला था। वो डायन इस सच को किसी भी तरह हजम नहीं कर पाई। ये सब सोचते ही उस चुड़ैल के अंदर का सारा जहर और ईगो एकदम से बाहर उबल पड़ा। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा वो गंदा पोछा पूरी ताकत से मेरी तरफ दे मारा पागलों की तरह। चूंकि मेरी बंदी मुझे बचाने के लिए मेरे ठीक सामने खड़ी थी इसलिए वो पोछा सीधा उसी को जाकर लगने वाला था। जैसे ही वो गंदा पोछा मेरी शेरनी के सिर पर बस लगने ही वाला था कि अचानक तो डर के मारे उसने अपनी आंखें एकदम कस कर बंद कर लीं। लेकिन वो पोछा कभी उसके सिर से टकराया ही नहीं जादू से, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे कोई भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने देखा कि मैंने एकदम हीरो की तरह हवा में ही उस पोछे को पकड़कर रोक लिया था। भौकाल, इसी वजह से उस लड़की को एक खरोच तक नहीं आई। मैंने बोल दिया है अब कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा और जिस लड़की को मैं पसंद करता हूं उसे तो तू छूने की हिम्मत भी मत करना डायन। मैंने पोछे को इतनी जोर से झटका दिया कि उसे पकड़े हुए वो फालतू औरत वो छियान लड़खड़ाते हुए सीधा किनारे जाकर गिरी। पूरा कबाड़ा हो गया उसका वहां। वो धड़ाम से फर्श पर गिरी। शरीर पर तो ज्यादा चोट नहीं आई लेकिन इस झटके ने उसका दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। क्या ही मजा आ गया मुझे ये देखकर। वो बोली, तूने मुझे उस चुड़ैल के लिए मारा जब उसने अभी वो पोछा घुमाया था तो गुस्से से उसकी खोपड़ी सटक गई थी। बिल्कुल पागल औरत। वो मुझे और झांग दोनों को पीटना चाहती थी। आखिर उसकी उस कमीनी और धोखेबाज दोस्त ने उसके साथ बहुत तगड़ा गेम बजा दिया था ना। उसने मुझे उसके नाक के नीचे से चुरा लिया था तो उसका भड़कना तो पूरा बनता है। मैंने भी फुल एटीट्यूड में उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ मैंने तुझे मारा है चुड़ैल।
मैंने उस लड़की के लिए तुझे पीटा, क्या अब तेरी अक्ल ठिकाने आ गई? मैंने उस लुक्खी औरत को बहुत खूंखार नजरों से घूरा। अब मेरे अंदर उसके लिए जरा भी तरस नहीं। शादी के इन पूरे 5 सालों में उस डायन ने मुझे कभी एक असली पति का दर्जा नहीं दिया। मुझे तो बस हमेशा अपने जूतों के नीचे दबाकर रखा। मेरी जिंदगी पूरी झंड कर दी। मर्द समझना तो दूर की बात है, उसने तो मुझे बस 1-2 कौड़ी का नौकर ही समझ रखा था, जो हमेशा नाचे साला। बिना इज्जत के 5 साल गुजारने के बाद मेरे अंदर का सख्त लौंडा जाग गया और उसके लिए मेरा सारा प्यार खत्म हो चुका था। वो रोते हुए बोली, ठीक है, मैं यहां से जा रही हूं, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ रही हूं। उसने हार मानकर इस कड़वी सच्चाई को अपना लिया था और उसका दिल पूरी तरह निराशा में डूब गया। वो फर्श से उठी और बाहर जाने के लिए मुड़ गई। मेरी वो भारी बातें बार बार उसके खाली दिमाग में गूंज रही थीं, बहुत हथौड़े की तरह। जिस लड़की पर मेरा दिल आ गया है उस पर तू खरोच भी नहीं ला सकती। मेरा ये डायलॉग उसके दिल में बहुत तेज चाकू की तरह चुभ गया था और वो गहरे सदमे में डूब गई। जब वो वापस घर पहुंची तो उसने झटके से दरवाजा बंद किया और पूरी तरह अकेली बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सच में उसका बहुत तगड़ा वाला कट गया था। जब मेरी नई जान झांग ने उसके रोने की आवाज सुनी तो उसे थोड़ा सा पछतावा फील हुआ, लेकिन फिर उसने अपने सपनों के उस इकलौते मर्द यानी मेरे बारे में सोचा, जिसका वो इतने लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी। तो उसने उस चुड़ैल को चुप कराने ना जाने का ही फैसला किया। मैं पूरे भौकाल में वापस सोफे पर मजे से बैठ गया। मैंने आंखें बंद करके सिस्टम वाले रिवॉर्ड्स चेक किए। इससे पहले जब मैंने अपनी उस हॉट लड़की के माथे पर हाथ रखा था, बहुत प्यार से भाई, तो उसी वक्त मेरे सिस्टम ने मुझे तुरंत एक कड़क नोटिफिकेशन भेजा था कि बधाई हो होस्ट, आपको अपनी जिंदगी की पहली असली दीवानी मिल गई है। क्या बात है गुरु, मजा ही आ गया आज। रिवॉर्ड के तौर पर मुझे पूरे 500 पॉइंट्स मिले और साथ में सन सुप्रीम डिवाइन स्किल की एक कॉपी और 100 यिन यांग रिस्टोरेटिव गोलियां भी मिली। आज तो सिस्टम फाड़ दिया भाई। मैंने तुरंत अपने पर्सनल स्टैट्स पर नजर डाली और जैसा कि मुझे लगा था, वहां अब एक पॉइंट्स वाला सेक्शन जुड़ चुका था। शुरुआत में मेरे पास सिर्फ 100 पॉइंट्स ही बचे हुए थे और अब अभी अभी मिले उन 500 पॉइंट्स को मिलाकर मेरे पास टोटल 600 पॉइंट्स हो चुके थे। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके मैं सिस्टम स्टोर से कुछ भी कमाल का खरीद सकता था गुरु। इसके बाद मैंने अपनी उस नई सन सुप्रीम डिवाइन स्किल को चेक करना शुरू किया। बस एक बार सोचने की देरी थी और एक तगड़ी मार्शल आर्ट्स वाली किताब मेरे हाथ में प्रकट हो गई। सचमुच मैंने उस किताब का पहला पन्ना पलटा और सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू किया। मुझे पता चला कि यह धांसू स्किल पूरी तरह से बेहिसाब ताकत देने पर टिकी। ये मेरी फिजिकल फिटनेस को भी बहुत हार्ड लेवल तक बढ़ा देगी। सीधे शब्दों में कहूं तो मैं इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, मेरी पावर उतनी ही ज्यादा खतरनाक और जहर होती जाएगी। हालांकि ये अभी सिर्फ एक बिगिनर लेवल की ही स्किल थी और इसकी प्रैक्टिस करने से सिर्फ मेरी अंदरूनी ताकत ही बढ़ने वाली थी। कोई बात नहीं, शुरुआत के लिए ये भी बहुत कड़क चीज है भाई। मुझे वैसे भी कोई जल्दी नहीं थी और अंदरूनी ताकत से शुरुआत करना कोई घाटे का सौदा नहीं था। फिर मैंने उस किताब में दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। शायद उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीरम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे इस स्किल की प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान लग रहा था। कसम से मजा ही आ गया, बिल्कुल मक्खन की तरह सब कुछ ही देर में मुझे इसका पूरा सिस्टम समझ आ गया। तभी मैसेज आया कि बधाई हो होस्ट, आपने अपने शरीर की 7 मेरिडियन और 8 कोलेट्रल नसें पूरी तरह से खोल ली हैं बवाल। अब आपने लेवल 1 की बिगनर इंटरनल एनर्जी को हासिल कर लिया है और आपका करंट एनर्जी लेवल पूरे 100 तक पहुंच चुका है। मतलब अब मैं और भी ज्यादा हार्ड बन गया। मैं बस यही सोच रहा था कि बिगिनर के लेवल 2 को पार करने के लिए मुझे अपना एनर्जी लेवल और कितना बढ़ाना होगा। अब जब मैंने इसकी बहुत बेसिक चीजों को अच्छे से सीख लिया था, तो इस स्किल को और भी ज्यादा कड़क बनाने के लिए मुझे अब से पागलों की तरह इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी इन नई ताकतों का एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए गुरु। मैंने इधर उधर देखा तो पता चला कि झांग अब लिविंग रूम में नहीं थी। मैं बस जमीन पर पैर मोड़कर अपनी प्रैक्टिस के लिए बैठने ही वाला था कि तभी अचानक मेरी नजर किचन से बाहर आती हुई उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसके हाथों में मेरे लिए चिकन सूप का एक गर्मा गर्म कटोरा था। पूरा लट्टू हो गया। वो बड़े ही प्यार से बोली, जान, तुम पहले वाले पंगे के बाद थक गए होगे, अपनी ताकत वापस लाने के लिए ये सूप पी लो। उसने पहली बार किसी को ऐसे बुलाया था ना। सच में उसने जिंदगी में पहली बार किसी मर्द को जान कहकर पुकारा था, तो उसे थोड़ी सी झिझक हो रही थी और शर्म से उसके गाल पूरे गुलाबी हो गए। मैंने उसे प्यार से थैंक्स बोला और उसके हाथों से वो सूप लेकर बड़े मजे से पीने लगा। कसम से ये लड़की उस चुड़ैल से 1000 गुना ज्यादा अच्छी और बहुत ही केयरिंग है भाई। वो न सिर्फ बहुत शरीफ और समझदार थी, बल्कि जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसने दुनिया की परवाह किए बिना उस डायन के सामने मेरा पूरा साथ भी दिया था। मजा आ गया। और सबसे तगड़ी बात तो यह है कि उसे मेरे शरीर में जान फूंकने के लिए इतना मस्त सूप बनाना आता है। और सबसे तगड़ी बात तो यह है कि मेरी इस नई बंदी को मेरे शरीर में जान फूंकने के लिए बहुत रापचिक चिकन सूप बनाना भी आता है। वो हर मामले में उस डायन से लाख गुना बेहतर और हॉट है। उसने मेरे लिए जो भी किया है उसका एहसान चुकाने के लिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं भी उसे पूरी रानी बनाकर रखूंगा। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी, जैसे मैं ही इस पूरी दुनिया का इकलौता और सबसे परफेक्ट मर्द हूं। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने सरेआम उसे अपनी बंदी कहा था ना, तो उस एक लाइन ने उसके दिल को बेहिसाब खुशी और सुकून से भर दिया था। सच में उसका तो दिल गार्डन गार्डन हो गया था। इसके बाद मैं सीधा गेस्ट रूम में घुस गया ताकि बिना किसी टेंशन के अपनी प्रैक्टिस पूरी कर सकूं। पूरे 2 घंटे बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी इंटरनल एनर्जी का लेवल एक झटके से बढ़कर सीधा 200 तक पहुंच चुका था। भाई साहब, ये तो बहुत ही कमाल की स्पीड थी।
अगर मुझे ऐसे ही और भी कड़क रिवॉर्ड्स चाहिए तो मुझे जल्दी ही अपनी कोई दूसरी दीवानी ढूंढनी ही पड़ेगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और बड़ी गहराई से सोचने लगा कि मैं अपने इन बचे हुए 9 मौकों का सबसे शानदार और बेस्ट तरीके से फायदा कैसे उठा सकता हूं गुरु। दूसरी तरफ उसने मुझे गेस्ट रूम के अंदर जाते हुए देखा और फिर मेरे पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। उस बेचारी को लगा कि मैं वहां सिर्फ आराम करने के लिए गया हूं, इसीलिए उसने अंदर आकर मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। फिर वो अपने कमरे में वापस लौट गई और आज दिन भर में जो कुछ भी कांड हुआ था उसके बारे में सोचने लगी। उन बातों को याद करके उसे सिर्फ खुशी महसूस हो रही थी और जल्द ही उसे नींद की खुमारी ने घेर लिया था। इधर बगल वाले कमरे में मैंने इस खाली टाइम का फायदा उठाया और उन सो यिन यांग वाली गोलियों को बाहर निकालकर अच्छे से चेक करने का काम शुरू कर दिया, जो गोलियां मुझे अभी अभी रिवॉर्ड में मिली थी। सबसे पहले तो मैंने इन यिन यांग गोलियों के असर के बारे में पूरी जानकारी निकाली। तब जाकर मुझे पता चला कि ये अजीब सी जादुई गोलियां सिर्फ औरतों के खाने के लिए ही बनाई गई हैं। अगर कोई भी औरत इन यिन यांग गोलियों में से बस एक गोली खा लेगी तो फिर उसके बाद उसका सारा रोमांटिक मूड गायब हो जाएगा और वो इन फालतू ख्यालों को छोड़कर पूरे नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में वापस आ जाएगी। इसके बाद वो अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी डेली लाइफ पर ही लगा सकेगी। थोड़ा और गहराई से सोचने के बाद मेरे दिमाग की बत्ती जली कि ये यिन यांग वाली गोलियां तो उन औरतों को आराम से खिलाई जा सकती हैं जो उम्र में काफी बड़ी हो चुकी हैं या फिर जिनकी शक्ल सूरत कुछ खास अच्छी नहीं है। आखिर इस पूरी दुनिया में मैं ही तो इकलौता मर्द बचा हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे लिए दुनिया की हर औरत के साथ सोना मुमकिन नहीं है। और वैसे भी जब बात उन बुढ़ी या कम खूबसूरत औरतों की आती है तो कसम से मुझे उनमें रत्ती भर भी कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये बिल्कुल सच है कि किसी भी नॉर्मल इंसान की अपनी खुद की एक अलग पसंद होती ही है। जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ता जाएगा वो बड़ी उम्र की औरतें और कम खूबसूरत दिखने वाली लड़कियां अपने अंदर ही अंदर बस और भी ज्यादा अकेली होती चली जाएंगी। अगर उन लड़कियों ने मुझे सड़क पर चलते हुए देख लिया तो पागलों की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ेंगी और सीधा मुझसे चिपक जाएंगी। सच में उनका पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। उस मुसीबत में अगर मैं उन सबको यिन यांग वाली कड़क गोली थमा दूं तो मेरी सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी और मेरा सारा काम एकदम आसानी से बन जाएगा। मैं एकदम शांत से अपने लिविंग रूम में वापस लौटा और देखा कि झांग नान तो पहले ही बेडरूम में खिसक चुकी थी। ये देखकर मैं तुरंत समझ गया कि वो पक्का घोड़े बेचकर सो गई होगी। अब सही वक्त आ गया था कि मैं अपनी उस कड़क अंदरूनी ताकत का असली भौकाल चेक करूं। अपने इस लेवल 1 की शुरुआती ताकत के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही झटके में 10 तगड़े और सांड जैसे आदमियों का गेम बजा सकता हूं, और वो भी ऐसे लोग जो खतरनाक मार्शल आर्ट्स के बहुत ही बड़े और तगड़े खिलाड़ी हों। अपने लिविंग रूम में वापस आने पर मेरी नज़र सीधे दीवार के सहारे रखी हुई उस पानी से भरी भारी बाल्टी पर पड़ी और मैं पूरे एटीट्यूड के साथ सीधा चलकर उसके पास गया। मैंने बस अपनी 2 उंगलियों से उस बाल्टी के किनारे को पकड़ा और बिना किसी मेहनत के उसे हवा में उठा दिया। वैसे वो बाल्टी कोई बहुत ज्यादा भारी तो नहीं थी, कोई भी मजबूत इंसान उसे एक हाथ से मजे में उठा सकता था, पर मेरी तरह उसे सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उठाना किसी भी आम ढक्कन इंसान के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा दिमाग घूमने लगा कि आखिर मुझे ये अंदरूनी ताकत देने के पीछे सिस्टम का क्या प्लान है, लेकिन इस सिस्टम ने मुझे जो कुछ भी दिया है वो सब एकदम रापचिक और काम का है। मुझे पक्का यकीन था कि ये सब आज नहीं तो कल मेरे बहुत काम आएगा, और इसी बात को सोचते हुए मैं एकदम शांति से अपनी आगे की लाइफ के बारे में कुछ तगड़ा और कड़क प्लान बनाने लगा। अब जब इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही इकलौता लौंडा बचा हूं तो मैंने पक्की ठान ली है कि मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा और एकदम तबाही मचा दूंगा। एक बार मेरे सारे टारगेट पूरे हो जाएं, फिर मैं दुनिया की उन सारी कतई जहर और खूबसूरत बंदी लोगों के साथ मजे मारूंगा जिनके बारे में मैंने पहले सिर्फ सपने में ही सोचा था। अब मैं बिना किसी खौफ के अपनी मर्जी चला सकता था, लेकिन उससे पहले मेरा तगड़ा प्लान इस मोहल्ले की सारी बंदी लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा करने का था। एकदम सबसे पहले मुझे अपना एक नया खौफ और सिस्टम सेट करना था, क्योंकि सारे आदमियों के अचानक गायब होने से ये पूरी दुनिया लगभग आधी लकवाग्रस्त और एकदम बर्बाद सी हो चुकी थी। जिंदगी अब आगे चलकर और भी ज्यादा झंड और मुश्किल होने वाली थी। अगर मैं चाहता था कि ये बाहर की दुनिया पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए और रायता फैलने से बच जाए, तो मुझे मोहल्ले की सारी औरतों को बटोर कर अपना एक कड़क सिस्टम बनाना होगा। और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि इसके लिए मुझे किसी खास इंसान से मिलना होगा, और वो बंदी कोई और नहीं बल्कि इस गोएंगमिंग इलाके की प्रॉपर्टी मैनेजर थी। मैंने और तान चिंग चिंग ने कपड़े पहने और फुल टशन में एकदम तैयार होकर बाहर निकल गए। हम सीधे सीढ़ियों से नीचे उस इमारत की तरफ गए जहां प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का वो ऑफिस बना हुआ था, और फिर हम दोनों ने पूरे एटीट्यूड के साथ उस बड़े आवासीय परिसर के अंदर अपनी एकदम तगड़ी एंट्री ली। अंदर सब कुछ हमेशा की तरह ही एकदम नॉर्मल लग रहा था। वहां बहुत सारी औरतें पागलों की तरह उन आदमियों को ढूंढ रही थीं जो अचानक हवा में गायब हो गए थे। पूरे मोहल्ले में तगड़ी भसड़ मची हुई थी और बाहर की सड़कों का नजारा तो और भी ज्यादा खौफनाक और कबाड़ा था। वहां गुस्से से पागल हो चुकी कुछ बंदी लोगों का एक झुंड खड़ा था। वो औरतें वहां बाहर अपने फेफड़े फाड़कर पूरी ताकत से पागलों की तरह चिल्ला रही थीं कि वो आदमियों के बिना भी इस दुनिया में बहुत ही आराम से जिंदा रह सकती हैं। उन औरतों को इस तरह से पागलों जैसी नौटंकी करते देखकर मैं समझ गया था कि मुझे जल्दी करनी होगी। अगर इनमें से किसी भी कतई जहर बंदी को खरोंच भी आ गई ना, तो मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा गहरा और खौफनाक झटका लगेगा। मेरी नज़र में तो इस दुनिया की हर एक खूबसूरत और कतई जहरबंदी अब सिर्फ मेरा ही एकदम कीमती और असली खजाना थी यार। मैं तेजी से भौकाल मारते हुए सीधा उस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाली बिल्डिंग की तरफ गया। मैंने देखा कि यहाँ भी तगड़ा लोचा हुआ था। यहाँ काम करने वाली सारी जवान लड़कियां पागलों की तरह अपने फोन से चिपकी थीं। उनका काम में दिमाग बिल्कुल नहीं लग रहा था।
उधर वो बंदी हाथ में अपना फोन लिए एकदम बेचैनी से अंदर इधर उधर टहल रही थी और सच में काफी परेशान लग रही थी। वो लगातार एक के बाद एक नंबर डायल कर रही थी। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुस गया। मैं बस स्टेशन में कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक अंदर मौजूद उन सारी औरतों ने एक साथ मुड़कर एकदम हैरानी से मुझे घूरा और चिल्लाई, एक आदमी यहाँ अभी भी एक लौंडा जिंदा बचा है, जल्दी से भागकर इधर आओ, यहाँ एक लौंडा है जो गायब नहीं हुआ है। एक बंदी ने एकदम खुशी से उछलते हुए सीधे मुझे घूर कर देखा और चिल्लाकर कहा। मुझे देखकर आसपास की बाकी सारी औरतें भी अपनी प्यासी आंखों से मुझे ऐसे घूरने लगीं जैसे उन्हें कोई बहुत ही गजब का खजाना या कोई बहुत ही अजीब और कीमती चीज मिल गई हो। उस बंदी की तेज चीख को सुनकर और मुझे किसी नायाब जानवर की तरह देखकर उसने भी एकदम घबराकर झटके से मेरी तरफ मुड़कर देखा कि आखिर ये सारा स्यापा क्या है। जब उसने देखा कि सच में वहां एक असली लौंडा खड़ा है तो उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसका पूरा सिस्टम हैंग हो गया। क्या तुम्हें पता है कि ये क्या रायता फैला है? बाकी आदमी कहाँ गायब हो गए? मेरे पापा, मेरा छोटा भाई और मेरा बड़ा भाई, सबके सब अचानक कहीं दूर गायब हो चुके हैं। वो पागलों की तरह बेचैन होकर मेरे पास चलकर आई और उसने मेरे दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और रोते हुए मुझसे पूछा, मैं यहाँ तुम लोगों से इसी कांड के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मोहल्ले की सारी बंदी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर सकती हो। और हाँ, बाहर सड़क पर मौजूद कोई भी औरत जो पागलों की तरह ये जानना चाहती है कि आखिर उनके सारे आदमी कहाँ गायब हो गए हैं, वो सब भी यहाँ आराम से आ सकती हैं। मैंने उन सबको पूरे एटीट्यूड में बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ये सुनकर वो बंदी बोली, सच में क्या ही बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं अभी जाकर उन सबको ये शानदार बात बताती हूँ। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने जल्दी से प्रॉपर्टी का काम करने वाली सारी औरतों को एक साथ बटोर कर मोहल्ले की हर एक बंदी को इस कांड की खबर देने के लिए भेज दिया और उन सबको तुरंत यहाँ इस जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहा। उसने कहा कि इस आवासीय परिसर के बीच वाले चौक में आ जाओ, क्योंकि कोई तुम्हें बताएगा कि सारे आदमी कहाँ गए हैं। आज सुबह से ही पूरी दुनिया के सारे आदमी एकदम गायब हो चुके थे यार, और सिर्फ मैं ही अकेला और इकलौता लौंडा इस धरती पर बचा हुआ था। उन बेचारी औरतों ने अपने आदमियों को ढूंढने के लिए हर मुमकिन और पागलों वाली कोशिश करके देख ली थी। उन्होंने अपने परिवार वालों और प्यार करने वालों को खोजने के लिए हर उस जगह की खाक छानी जहां वो जा सकती थी, लेकिन उनकी किस्मत पूरी झंड थी और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब शाम हो चुकी थी और उनका दिमाग पूरी तरह से दही हो चुका था। वो एकदम हार मान चुकी थी। ठीक उसी खौफनाक वक्त पर मैं उन सबको ये सब बताने वाला था कि आखिर वो सारे आदमी कहाँ गायब हो गए हैं। इस खबर ने तुरंत वहां बहुत सारी औरतों की तगड़ी भीड़ जमा कर दी। किसी को भी मेरे ऊपर शक नहीं था, क्योंकि मैं ही वो इकलौता लौंडा था जिसे वो सब अपनी आंखों से जिंदा देख पा रही थी। देखते ही देखते उस गुआंगमिंग इलाके के बीचों बीच बना वो पूरा चौक हजारों औरतों की भीड़ से पूरी तरह खचाखच भर गया। अगर मैं चारों तरफ नजर दौड़ाऊं तो वहां आराम से 1000 से भी ज्यादा बंदी लोग मौजूद थी। इस मोहल्ले में रहने वाली उन सभी औरतों के अलावा वहां पर आसपास की कई सड़कों से भी औरतें पागलों की तरह भाग कर आई थीं। वो सब बहुत ही ज्यादा बेचैनी से ये जानना चाहती थीं कि आखिर उनके वो सारे आदमी एक ही रात में इस तरह से अचानक कहां और कैसे गायब हो सकते हैं यार। वो और वहां काम करने वाली कुछ औरतें उस भयानक शोर और भारी भीड़ को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो गोरी और कतई जहर दिखने वाली बंदी इस वक्त सच में बहुत ही ज्यादा थकी हुई और परेशान लग रही थी, क्योंकि उसके परिवार के कई लोग अचानक हवा में गायब हो गए थे। वो पूरे दिन से बेचैन थी और उसने खाने का एक निवाला तक नहीं खाया था। वहां जमा हुई उन सारी औरतों के चेहरों पर अलग अलग तरह के अजीब भाव थे। कुछ के अंदर तगड़ी खुजली थी तो कुछ बहुत डरी हुई थी, और बाकियों को तो इस भसड़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस यहाँ फ्री का तमाशा देखने आई थी। ये तो एकदम लोचा और दिमाग का दही करने वाली बात है। रातों रात सारे आदमी गायब हो गए, ये तो सरासर पागलपन है यार। धत्त तेरी की, मेरा वाला भी कहीं गायब हो गया। एक बंदी ताना मारते हुए बोली, तुझे उसके बिना जीना सीखना होगा। देख खुद को कितनी कमजोर है, तो एक मर्द के बिना तेरा गुजारा नहीं हो सकता है, क्या बकवास है। दूसरी औरत तंज कसकर बोली, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि तेरे घर का कोई लौंडा गायब नहीं हुआ। मर्द गायब हो रहे हैं तो क्या हुआ, अच्छा ही है, कोई फालतू का कलेश नहीं होगा। अब कोई प्यार मोहब्बत का रायता नहीं फैलेगा। जब हर कोई यूं ही बकवास कर रहा था तब मैं यानी यांग फैन अपना भौकाल दिखाते हुए उस भीड़ वाले सेंट्रल चौराहे पर पहुंच गया। मेरे वहां पहुंचते ही वहां मौजूद हर एक औरत की नजर तुरंत मुझ पर टिक गई। एक लड़की चिल्लाई, एक मर्द, ये सच में एक मर्द है। अभी भी एक लौंडा बचा है जो गायब नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी है यार। हम सब औरतों की प्यास बुझाने के लिए ये अकेला बंदा बिल्कुल भी काफी नहीं होगा। ये सुनते ही पूरी भीड़ में फिर से तगड़ी भसड़ मच गई। एक आवाज आई, सब लोग शांत हो जाओ, अब हम मिस्टर यांग को कुछ बोलने के लिए बुलाते हैं। उन्हें पता है कि बाकी सारे गायब हुए मर्द कहाँ चले गए हैं। तान शिंगशिंग ने हाथ में माइक पकड़ा और पूरी भीड़ की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहा। उसकी ये बात सुनते ही सारी चुड़ैलें एकदम शांत हो गईं और चुपचाप मेरा यानी यांग फैन का इंतजार करने लगी कि अब मैं उन्हें बताऊंगा कि बाकी सारे लौंडे आखिर कहाँ गए हैं। मैं अपना पूरा कड़क स्वैग दिखाते हुए बिल्कुल आराम से आगे की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गया और अपने ठीक सामने खड़ी उन 1000 से भी ज्यादा औरतों की भीड़ पर नजर डाली। मैंने देखा कि उनमें से बहुत सी लड़कियां कतई जहर लग रही थीं, जिनमें मेरी पुरानी क्लासमेट्स भी थीं जिन पर मेरा क्रश था, और वो सुंदर औरतें भी थीं जिन्हें मैं रोज सड़क पर ताड़ता था, पर कभी भी उनसे एक शब्द बात करने की मेरी औकात नहीं हुई थी। अब ये सारी की सारी हसीन औरतें बहुत ही ज्यादा उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ घूर कर देख रही थीं। मेरी प्यारी देवियों,
मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी ने ये बात बहुत ही अच्छे से नोटिस कर ली होगी कि कैसे रातों रात पूरी दुनिया के सारे मर्द एकदम से हवा हो गए हैं। सच कहूं तो मुझे भी बिल्कुल घंटा नहीं पता कि वो सारे के सारे ठरकी लौंडे आखिर कहाँ गायब हो गए हैं। मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन फिर मैंने फाइनली उन्हें एकदम कड़वा सच बता ही दिया। एक औरत गुस्से में बोली, क्या तुझे भी नहीं पता कि सारे मर्द कहाँ गए हैं? तो फिर तूने हम सबको यहाँ फालतू में क्यों इकट्ठा किया है? तू बस हमारा ये कीमती टाइम पूरी तरह बर्बाद कर रहा है। हमें जल्दी जाकर अपने लोगों को ढूंढना चाहिए। तभी एक दूसरी हॉट बंदी बोली, ओ ए हैंडसम, क्या तू अभी भी सिंगल है या तेरी बंदी है? क्या तुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए? मुझे कोई भी दहेज या गिफ्ट नहीं चाहिए, उल्टा मैं ही तुझे सारा दहेज दूंगी, तो एक बार अच्छे से सोच ले। दूसरी बोली, क्या तू सच में इस टाइम दहेज मांग रही है? पागल हो गई है क्या? सपने देखना बंद कर हैंडसम। मैं तुझे कई सारे बड़े घर और महंगी गाड़ियां दे सकती हूँ। मैं अपना सारा पैसा लाकर सिर्फ तेरे कदमों में डाल दूंगी, बस तू मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। ये सुनकर भीड़ में फिर से भयानक वाली भसड़ मच गई और कुछ औरतें तो वहां से खिसकने ही वाली थीं, जबकि बाकी चुड़ैलों ने मुझ पर अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। तान चिंग चिंग भी काफी देर से मेरी तरफ बहुत ही ज्यादा बेकरारी और उम्मीद भरी कातिल नजरों से बस लगातार देखे जा रही थी। पर मेरी वो कड़वी बात सुनने के बाद उसकी आंखों की चमक भी अचानक गायब हो गई और वो बंदी भी वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ गई। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, देवियों एक मिनट रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। माना कि मुझे घंटा नहीं पता कि वो सारे मर्द कहाँ गए हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया में बचे हुए इकलौते मर्द के रूप में मुझे लगता है कि किस्मत ने किसी बहुत बड़े कारण से ही मुझे आज यहाँ जिंदा छोड़ रखा है। मैं आप सभी औरतों के साथ मिलकर उन मर्दों के गायब होने के पीछे का असली सच खोजने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हूँ। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब एक पल रुक कर हमारी इस वॉट लगी हुई हालत के बारे में ठंडे दिमाग से सोचें। इस दुनिया से अचानक इतने सारे मर्द हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं और अब यह सिस्टम सिर्फ आधी पावर पर चल रहा है। पब्लिक ऑर्डर और कानून की तो बात ही छोड़ दो, सब बर्बाद है। बहुत जल्द हमारे रोज के खाने पीने के सामान के भी लाले पड़ने वाले हैं। मैंने माइक में अपने सामने खड़ी उन 1000 से भी ज्यादा औरतों से चिल्लाकर कहा। मेरी ये कड़वी बात सुनकर वो पूरी भीड़ एक बार फिर से एकदम सन्नाटे में चली गई, क्योंकि उन सबको अच्छे से पता था कि मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। बाकी दुनिया की बातें तो छोड़ ही दो, जिस शहर में हम अभी खड़े हैं वहां रातों रात इतने सारे लौंडों का ऐसे ही गायब हो जाना, इस कांड ने बहुत सारे काम धंधों को पूरी तरह से ठप कर दिया था। जैसे आप रेस्टोरेंट को ही ले लो, ज्यादातर रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले शेफ सिर्फ और सिर्फ मर्द ही हुआ करते थे, जबकि ज्यादातर औरतें वहां सिर्फ वेट्रेस या कैशियर का काम करती थीं। अब बिना शेफ और किचन स्टाफ के तो वो सारे रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद ही हो जाएंगे। बहुत सी औरतों को एकदम अच्छे से पता था कि मैं असल में क्या समझाना चाह रहा हूं। आज जब वो चुड़ैलें पागलों की तरह बाहर सड़क पर अपने आदमियों को ढूंढने के लिए भटक रही थीं, तो भूख लगने पर वो खाने के लिए कुछ ढाबों और रेस्टोरेंट में रुकी थीं। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां खाना पकाने वाले लगभग सभी मेन शेफ हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। खाना बनाने वाला वहां कोई भी नहीं था, जिसका एकदम सीधा सा मतलब था कि अब उन्हें खाना नहीं मिलेगा। माना कि बहुत सारी औरतें अच्छा खाना बनाने में एकदम एक्सपर्ट होती हैं, लेकिन हर एक बंदी को खाना बनाना नहीं आता है, और खासकर आज के इस नए जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल की बहुत सी जवान लड़कियों को किचन का रास्ता तक नहीं पता होता है। बाहर खाने के अलावा एक और बड़ा लोचा सुपरमार्केट में आने वाले सामान का भी तो खड़ा हुआ था। उनकी रोज की जरूरत का ज्यादातर सामान सुपरमार्केट और पास की छोटी दुकानों से ही तो आता था, और सामान ढोने वाले वो सारे के सारे डिलीवरी ड्राइवर हमेशा से ही सिर्फ मर्द ही तो हुआ करते थे। बहुत ही कम औरतों को बड़ा ट्रक चलाना आता था, और उससे भी कम औरतें इस तरह के भारी भरकम डिलीवरी वाले काम में लगी हुई थी। फिर सुपरमार्केट में बिकने वाली उन ताज़ी सब्जियों और गोश्त को ही ले लो, ये सारा का सारा माल ज्यादातर पास के गांवों और कसाई खानों से गाड़ियों में भरकर ही तो यहाँ आता था। और एक बार फिर वो डिलीवरी करने वाले लोग भी ज्यादातर मर्द ही होते थे, क्योंकि आखिर वो बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी और कमर तोड़ने वाला भारी काम था। ये बिल्कुल उस तरह का काम है जिसे सिर्फ सख्त लौंडे ही खुशी से करते हैं। अब जब सारे के सारे मर्द एकदम हवा हो चुके हैं, तो शहर में सामान पहुंचाने वाला कोई नहीं बचा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि शहर के लोगों को भूखे मरने की नौबत आ सकती है। और ये तो सिर्फ सामने दिखने वाली छोटी सी मुसीबतें हैं। अब हमें इसके लंबे समय तक चलने वाले खतरनाक नतीजों के बारे में भी सोचना होगा। उदाहरण के लिए इस शहर के आसपास के खेतों को ही ले लो। जब कटाई का सीजन आता था तो ज्यादातर खेतों में सिर्फ मर्द ही तो काम करते थे। ये उन सभी मर्दों की ही तो देन थी जो ये छोटे और गंदे समझे जाने वाले काम खुशी खुशी करते थे। थका देने वाले उन कामों की वजह से ही ये दुनिया मजे में चल रही थी। अब जबकि वो सारे मर्द जा चुके हैं, तो ये पूरी दुनिया पक्का रुकने वाली है, और अब जिंदा रहना भी एक भयानक जंग बन जाएगा। तभी एक बंदी बोली, भाई तो फिर तू ही बता दे कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। इस दुनिया में बस तेरे सिवा बाकी सारे मर्द गायब हो चुके हैं, और तू अकेला तो पागलों की तरह ये सारे के सारे काम अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं कर सकता। तो फिर हम सबको ये फालतू का ज्ञान पेलने का क्या फायदा? ये तो बस हवाबाजी है। तभी भीड़ में से एक औरत चिल्लाई, सब लोग शांत हो जाओ, पहले उसकी पूरी बात सुन लो, उसके बाद ही हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। ये सोचते ही सबने अपनी नजरें मुझ पर टिका दी, और वो सब मेरा मुंह ताकने लगी। वो जानने को एकदम बेताब थीं कि मेरे पास इस भयानक लफड़े का आखिर क्या तोड़ है। मैंने कहा, ये कड़वा सच है कि मैं अकेला इस दुनिया को फिर से पटरी पर नहीं ला सकता, पर मैं तुम सबको एक साथ ला सकता हूं। अगर हम सब एक टीम बनकर साथ मिलकर काम करें, तो हम इस दुनिया को फिर से सही रफ्तार में दौड़ा सकते हैं। इस तरह से हमारे रोजमर्रा के जिंदा रहने का जुगाड़ पक्का हो जाएगा,
और उस मजबूत नींव पर मैं तुम सबकी उन सारे गायब हुए मर्दों का सच ढूंढने में एकदम पूरी पूरी मदद कर सकता हूं। मैंने अपने सामने खड़ी उन हजारों औरतों की तरफ देखते हुए ये एकदम कड़क बात कही। ये बात सुनकर एक औरत बोली, ठीक है, मुझे लगता है कि अब हमारे पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं है, इसलिए हम आज से तेरी ही बात मानेंगे। हाँ, तू जैसा बोलेगा हम सब वैसा ही करेंगी। मेरी इन बातों का उन चुड़ैलों पर एकदम गहरा असर हुआ था। उनमें से ज्यादातर औरतों को यही लग रहा था कि किस्मत ने किसी बहुत ही खास वजह से मुझे इस पूरी दुनिया में इकलौते बचे हुए मर्द के रूप में आज यहां जिंदा छोड़ रखा है। और वैसे भी उनका दिमाग सुन्न था और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो और क्या उखाड़ लेंगी। इसलिए मेरे पीछे चलने के अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। लेकिन हर किसी ने मेरे पास रुकने का फैसला नहीं किया। कुछ औरतों का एक छोटा सा गुट वहां से चुपचाप कल्टी मार गया और मैंने उन जाने वालियों को रोकने का कोई ट्राई नहीं किया। मैं हर एक बंदी को अपने हिसाब से सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। लगभग 1000 औरतों को अपने इशारों पर नाचने के लिए तैयार देखकर मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश और संतुष्ट था। फिर मैंने तान चिंग चिंग और कुछ दूसरी फीमेल स्टाफ मेंबर्स की मदद से जल्दी जल्दी उन सभी औरतों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया और रिकॉर्ड के लिए उन सबसे अपनी एक एक फोटो भी अपने पास जमा करने को कहा। बाद में मैंने सोचा कि मैं हर बंदी को उसकी औकात और हुनर के हिसाब से काम बांट दूंगा ताकि ये सारा रायता समेटा जा सके और हमारी जिंदगी वापस एकदम नॉर्मल ट्रैक पर आ जाए। शुरुआत में मैंने खुद को इस भसड़ में झोंक दिया और उन लोगों की गिनती का पूरा जिम्मा अपने सिर ले लिया ताकि कोई गड़बड़ ना हो। देखते ही देखते काफी सारी औरतें मुझे मक्खन लगाने मेरे पास खिसक आईं। एक बंदी प्यार से बोली, यांग फैन आप पक्का थक गए होंगे, अब काफी ज्यादा रात भी हो चुकी है यार, आपको वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए, आपकी जगह ये काम मैं संभाल लूंगी। तभी दूसरी लड़की चहकते हुए बोली, बिल्कुल यांग फैन, आप फालतू में लोड मत लो, आप ही तो हम सबकी इकलौती उम्मीद हो, खुद को ऐसे मत थकाओ। यांग फैन, आप कल सुबह कितने बजे उठोगे? मैं आपके लिए एकदम बढ़िया और पौष्टिक नाश्ता लाऊंगी। मैंने मक्खन लगाती उन औरतों की फौज को देखा और सच कहूं तो मुझे ये सारा वीआईपी अटेंशन बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया, पर मैं इन आम औरतों को भाव नहीं देने वाला था। मेरी कातिलाना नजरें सीधा तान चिंग चिंग पर जाकर टिक गईं, जो पास में ही अपना काम कर रही थी। कतई जहर लग रही थी। मैंने अपना फोकस उसी पर सेट कर दिया। मैंने तान के पास जाकर बोला, तुम ये फालतू काम इन लोगों पर छोड़ सकती हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सबके सामने मुझे खुद से बात करते देखकर तान चिंग चिंग शर्म से पूरी तरह लाल हो गई। वो कुछ नहीं बोली, बस उसने चुपचाप सिर हिलाया और मेरे साथ वहां से चल दी। हम दोनों भीड़भाड़ वाले इलाके से निकलकर पास के ही एक एकदम शांत रास्ते पर आ गए। जब मैंने देखा कि दूर दूर तक कोई भी नहीं है और माहौल एकदम सेट है, तो मैं अचानक से थोड़ा और खिसक कर तान चिंग चिंग के एकदम करीब चला गया ताकि अपना गेम बजा सकूं। मेरा वो धांसू सिस्टम हर दिन मुझे 10 नए स्लॉट देता था, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके अपने लिए और भी तगड़े वाले नए रिवॉर्ड जीत सकता था। अगर मैं उस लिमिट को पार कर लेता तो मुझे औरतों को अपने प्यार में पागल करने का कोई नया जुगाड़ खोजना पड़ता। कुछ लड़कियों के साथ तो ये काम चुटकी बजाने जितना आसान था, पर बाकी बहुत शानी थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरे वो रोज के 10 स्लॉट बिना काम के ऐसे ही बर्बाद हो जाएं, इसलिए मैंने पहले उन्हें इस्तेमाल करने का पक्का प्लान बनाया ताकि बाद में मैं सोच सकूं कि दूसरी औरतों को अपने जाल में कैसे फंसाना है। मेरा यह अचानक रवैया देखकर तान चिंग चिंग बुरी तरह चौंक गई और वो घबराकर अपने आप ही एक कदम पीछे हट गई। वो डरते हुए मुझसे बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, डरो मत, फालतू में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं, बस तुम्हारे माथे पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है, मैं तो बस प्यार से उसे हटा रहा था। मैंने उसके करीब जाते हुए अपना ये झूठा बहाना चिपका दिया। वो एकदम से कंफ्यूज होकर बोली, कीड़ा। मेरी बात सुनते ही तान चिंग चिंग की तो जैसे हवा टाइट हो गई और वो तुरंत उसी जगह पर पत्थर की तरह जम गई। उसमें 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं बची थी। वो बिना हिले डुले एकदम सीधे वहां पर चुपचाप खड़ी रही। जब मैंने देखा कि उसने फाइनली हिलना डुलना बंद कर दिया है, तो मैंने तुरंत इस गजब मौके का फायदा उठाया और उसकी दोनों भौहों के ठीक बीच में अपनी उंगली से हल्का सा टैप कर दिया। मैं बोला, लो अब तुम्हारे चेहरे से कीड़ा हट गया है। वो धीरे से बोली, थैंक यू। असल में तान को चेहरे पर किसी कीड़े का एहसास नहीं हुआ था और ना ही उसने किसी कीड़े को जमीन पर गिरते देखा था, लेकिन सिर्फ शराफत के चक्कर में उसने मुझे थैंक यू बोल दिया था और बस वहीं गेम बदल गया। मेरे लिए उसका वो सख्त रवैया पूरी तरह से बदलना शुरू हो गया। वो जितना ज्यादा मुझे देख रही थी, मैं उसे उतना ही ज्यादा कड़क लगने लगा था। सख्त लौंडिया पिघल रही थी। धीरे धीरे और बिना किसी कंट्रोल के वो मेरे ऊपर पूरी तरह से लट्टू हो गई थी। तान चिंग चिंग ने मन में सोचा कि अगर उसे इस आधी बर्बाद दुनिया में जिंदा बचना है तो उसे मुझ पर ही निर्भर रहना होगा, क्योंकि मैं ही तो इस दुनिया में बचा हुआ इकलौता मर्द था। ये सोचते ही कि मैं दुनिया का आखिरी लौंडा हूं, उसे लगा कि मेरा प्यार जीतना उसके लिए किसी बड़ी लॉटरी लगने से कम बिल्कुल नहीं होगा। वो इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहती थी। गेम एकदम चालू था, इसलिए उसका बर्ताव मेरे लिए बहुत ज्यादा नरम हो गया और वो पहले से कहीं ज्यादा प्यार से पेश आने लगी। वो मुस्कुराकर बोली, किसने सोचा था कि तुम इतने केयर करने वाले इंसान होगे। सच में तान चिंग चिंग पतली कमर वाली कतई जहर लड़की थी। उसकी चमड़ी और तीखे नैन नक्श देखकर किसी का भी सिस्टम हैंग हो सकता था। उसके कर्व्स एकदम सही जगह पर थे और फिगर रापचिक था। वो खूबसूरती का एक जीता जागता परफेक्ट नमूना थी और सच में जब वो इस तरह कातिलाना अंदाज में मुस्कुराती थी ना, तो वो और भी ज्यादा गजब लगती थी। पहले जब भी मैं प्रॉपर्टी ऑफिस के पास से उसके बगल से गुजरता था तो मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर ये बवाल चीज मेरी जिंदगी में आ जाए तो लाइफ कितनी हार्ड हो जाएगी। अब जब वो खुद मुझे इतने ज्यादा प्यार से अपनी कातिलाना नजरों से घूर रही थी और मेरी तारीफों के पुल बांध रही थी, तो मेरा दिल खुशी से एकदम गार्डन गार्डन हो गया था।
उस रात हमारी सोसाइटी के उस बड़े से लॉन में मस्त ठंडी हवा चल रही थी और तान चिंग चिंग, जो ना जाने क्यों अचानक से मेरे प्यार में लट्टू हो चुकी थी, वो बहुत सुकून के साथ मेरी बाहों में सिमटी थी। उसने मन में सोचा कि अगर मैं इस दुनिया में बचा हुआ इकलौता मर्द ना भी होता ना, तब भी वो पक्का मेरे प्यार में पागल हो जाती। उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि आखिर वो इतनी जल्दी मेरे प्यार में गहराई तक कैसे डूब गई। तभी मेरे धांसू सिस्टम की आवाज़ गूंजी। सिस्टम बोला, बधाई हो मास्टर, अपनी दूसरी दीवानी लड़की के जरिए आपने एक नया रिवॉर्ड हासिल किया है। आपको 500 पॉइंट्स, 100 फिजिकल एनहांसमेंट वाली गोलियां और मिक्स्ड युआन ताई ची हैंड्स की एक कॉपी मिली है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। बिल्कुल पिछली बार की तरह ही मुझे इस बार भी 3 अलग अलग तरह के गजब के रिवॉर्ड मिले थे। एकदम फ्री में किस्मत चमक गई थी। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके मैं अपने सिस्टम के उस जादुई स्टोर से कोई भी मस्त आइटम खरीद सकता था। लेकिन आखिर इन फिजिकल एनहांसमेंट वाली गोलियों का असली काम क्या था, मुझे ये भी चेक करना था। मैंने तुरंत सिस्टम में उन अजीब सी गोलियों का डिस्क्रिप्शन चेक किया तो मुझे पता चला कि ये गोलियां इंसान की फिजिकल फिटनेस और ताकत बढ़ाने के काम आती हैं। मेरी जो अभी की तगड़ी वाली फिजिक थी, उसे देखते हुए मुझे तो अब ऐसी किसी भी फालतू गोली को खाने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं थी। मेरा काम सेट था। मैंने थोड़ी देर सोचा। मुझे लगा कि ये फिजिकल एनहांसमेंट पिल्स मैं अपनी सोसाइटी की औरतों को खाने के लिए आराम से दे सकता हूँ, ताकि उनके अंदर भी काम करने की थोड़ी ताकत आ जाए, वो एक्टिव हो जाए। मेरा एक मास्टर प्लान था कि मैं इस शहर में शांति और नियम बनाए रखने के लिए एक तगड़ी सी सिक्योरिटी टीम बनाऊंगा और इसके लिए मुझे ऐसी औरतें चाहिए थीं जो फाइट कर सके। इस टीम में शामिल होने वाली हर बंदी को कॉम्बैट और एक्शन में उस्ताद होना चाहिए और ये फिजिकल एनहांसमेंट वाली गोलियां उनकी लड़ने की क्षमता को दोगुना करने के लिए एकदम कड़क चीज थी। बस यही सब धांसू बातें सोचते हुए मैं आगे बढ़ा और मैंने अपनी उस मिक्स्ड युआन ताई ची हैंड्स वाली किताब को अच्छे से चेक करना शुरू कर दिया। ये एक गजब की मार्शल आर्ट्स वाली मैनुअल थी। इससे पहले मिले संस्क्रिप्चर ने मेरी अंदरूनी ताकत और ऊर्जा को एक अलग ही लेवल दिया था। ये जो नई मार्शल आर्ट्स की किताब मुझे मिली थी, ये बिल्कुल असली और घातक मार्शल आर्ट्स मूव्स के बराबर थी। मैंने जल्दी से उसके इंट्रोडक्शन वाले पेज पर एक नज़र डाली। मुझे पता चला कि इस मिक्स्ड युआन ताई ची हैंड्स को न सिर्फ खतरनाक हमले करने वाले मार्शल आर्ट के रूप में प्रैक्टिस किया जा सकता है, बल्कि इसका इस्तेमाल इलाज करने के लिए भी हो सकता है। इस तकनीक में मसाज करने का भी चमत्कारी असर था। अगर मैंने एक बार इन सारी गजब की तकनीकों पर पूरी तरह से अपनी महारत हासिल कर ली, तो मैं इस दुनिया के सबसे बेहतरीन और महंगे मसाज मास्टर्स का भी बाप बन जाऊंगा। मुझे ख्यालों में खोया देखकर तान चिंग चिंग अचानक से पूछ बैठी, तुम इतनी गहराई में क्या सोच रहे हो? मैंने उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखा और एक हल्की सी कातिलाना स्माइल देते हुए बोला, अरे कुछ भी तो नहीं यार, ये जादुई सिस्टम मेरा अपना एक बहुत ही गहरा राज था। ये बात मैं किसी को सपने में नहीं बताने वाला था। वो बोली, अब इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही इकलौते मर्द बचे हो, तो पक्का तुम्हारी डिमांड और बढ़ेगी। खबरदार, जो तुमने मुझे भुलाने की गलती की। तान चिंग चिंग ने मुझे एक शिकायत भरी नजर से देखा। वो तो अभी से मेरे साथ फ्यूचर की लंबी प्लानिंग करने लग गई थी। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलने वाला। वैसे भी अब बहुत रात हो चुकी है, तो चलो आज की रात मैं तुम्हारे घर पर रुक जाता हूँ। ये दिन बहुत लंबा और थका देने वाला था। भले ही मेरी फिजीक अभी इतनी तगड़ी हुई थी, फिर भी मुझे अंदर से थोड़ी सी थकान तो महसूस हो रही थी। वो त्यान अभी मेरे घर पर रुकी थी और सच कहूं तो मेरा इस वक्त वापस वहां जाने का कोई मूड नहीं था। यार, दिमाग का दही हो गया था। और यार, छांगनान के घर जाने वाला ऑप्शन भी फिलहाल बंद था, इसलिए मैंने बिना ज्यादा दिमाग लगाए सीधे तान चिंग चिंग के घर पर ही अपनी रात बिताने का एक सॉलिड वाला प्लान बना लिया था। मेरी बात सुनकर तान चिंग चिंग तो खुशी से पागल ही हो गई थी। जैसे ही हम दोनों उसके घर के दरवाजे के अंदर घुसे तो सच में मजा आ गया। मैंने देखा कि उसका पूरा घर एकदम चकाचक था और वहां हर तरफ एक बहुत ही प्यारी और मीठी सी लड़कियों वाली परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, जिसने मेरे अंदर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट जगा दी। वो घर कतई जहर लग रहा था। मैंने लंबी सांस ली और उस खुशबू को महसूस किया। लग रहा था कि आज की रात बवाल होने वाली है। मैं अगले दिन दोपहर तक एकदम घोड़े बेचकर सोता रहा और फिर उठा। आज दूसरा दिन था जब धरती के सारे नल्ले और आदमी एक साथ कहीं हवा में एकदम गायब हो चुके थे। किसी को रत्ती भर भी भनक नहीं थी कि बाहर क्या तगड़ा कांड या भयानक भसड़ मची है, लेकिन मेरे मोहल्ले के आसपास का माहौल अब एकदम से शांत हो चुका था और पूरा सिस्टम सेट था। बाकी सब लोग अपनी आमजन जिंदगी में एकदम वापस लौट चुके थे। दोपहर का भारी खाना पेलने के बाद मैंने प्रॉपर्टी ऑफिस की उस्तान चिंग चिंग और बाकी की सारी खूबसूरत बंदी लोगों को एक साथ बुलाया और उन्हें साफ कहा कि उन सारी कतई जहरबंदी लोगों की तस्वीरें लाओ जो कल पागलों की तरह हमारे साथ आकर जुड़ गई थीं, ताकि मैं अपना धांसू और कड़क सिस्टम बना सकूं। फिर मैंने पूरे भौकाल के साथ उन्हें हुक्म दिया कि उस भीड़ में से कुछ बहुत ही काबिल और होशियार लड़कियों को छांटकर अलग निकाल लो, ताकि वो सब मिलकर नई इंचार्ज बन सकें। उन छटी हुई लड़कियों में से हर एक को किसी खास इलाके की पूरी जिम्मेदारी उठानी थी। इस पूरे धांसू सिस्टम में मैं सबसे बड़ा और इकलौता बॉस था और मेरे बाद उस चिंग चिंग का नंबर आता था। उसके साथ प्रॉपर्टी की वो दूसरी लड़कियां थीं और फिर एकदम आखिर में इंचार्ज लड़कियों का वो एक छोटा सा ग्रुप आता था जिसे हमने सेट किया था। वो बोली, बॉस, अब हमारे पास 1000 बंदी लोगों की भारी फौज है, तो हम अपनी इस टीम का कोई धांसू नाम क्यों ना रखें। जैसे जैसे हम आसपास के इलाकों से और ज्यादा लोगों को अपनी टीम में भरते जाएंगे, हमारा ये सिस्टम और भी बड़ा होता जाएगा। हम बिना किसी तगड़े नाम के ऐसे काम नहीं चला सकते। उसने रोमांटिक अंदाज में प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए ये बात कही। कल जब मैंने उंगली से उसके माथे के बीच हल्का सा इशारा किया था, तब से मेरे लिए उसका प्यार और भी गहरा हो चुका था। उसने पक्की ठान ली थी कि अब से वो पूरे दिल से सिर्फ मेरे ही इशारों पर नाचेगी।
मैंने कहा तू सही बोल रही है, हमें इसका कड़क नाम रखना चाहिए, तो फिर औरतों का देश कैसा रहेगा। मुझे लगा कि दुनिया की ये झंड हालत पुरानी कहानियों वाले औरतों के देश जैसी एकदम सेम लग रही थी, इसलिए मैंने बिना भेजा फ्राई के सीधे इसी धांसू नाम के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। इस बात के अलावा मेरा एक तगड़ा प्लान ये भी था कि मैं ऐसा देश बनाऊं जहां सिर्फ और सिर्फ कतई जहर औरतें मजे से रहें और मैं उस पूरे देश का इकलौता लौंडा हूंगा और मैं ही उन सब का राजा भी बनूंगा। औरतों का देश क्या गजब और कड़क नाम है यार, ये हमारी इस पूरी भसड़ वाली हालत पर एकदम सही से फिट बैठता है। वो बंदी खुशी से उछलकर बोली, आज के बाद से तुम इस औरतों के देश के राजा होगे और मैं तुम्हारी हमेशा के लिए दीवानी बनकर रहूंगी। उसने मुड़कर सीधा मेरी गोद में बैठकर रोमांस चालू कर दिया और अपनी खास जगह का पूरा भौकाल दिखाया। मैंने मजे लेते हुए बोला, ठीक है, तू मेरी दीवानी है, लेकिन इस बात को पल्ले बांध ले कि तू मेरी दूसरी नंबर की दीवानी है। तेरे आने से पहले ही मेरे पास एक कतई जहर दीवानी मौजूद है। मैंने सोचा कि अब इस धांसू सच्चाई को छिपाने की कोई भी जरूरत नहीं है यार। तेरे आने से पहले ही मेरे पास एक कतई जहर दीवानी है। मैंने सोचा कि अब इस सच्चाई को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आज नहीं तो कल अपना ये पूरा भौकाल सबके सामने एकदम साफ करना ही पड़ेगा, इसलिए इस भसड़ को अभी से सबके सामने खोलकर रख देना ही सही रहेगा। मुझे एक साथ कई दीवानी बंदी रखने में कोई भी शर्म या लोचा नहीं था यार। वैसे भी अब बाहर की दुनिया और हालात एकदम बदल चुके थे और मेरी असली पहचान भी तगड़ी हो गई थी, इसलिए अब इस भसड़ को राज रखने का कोई फायदा नहीं था कि मेरे पास एक ही वक्त में कई दीवानी बंदी हैं। इस बात को पहले ही साफ कर देने से मैं आगे होने वाले किसी भी फालतू के लफड़े या रायते से एकदम आराम से बच सकता था। वो बंदी बोली, मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम पहले से शादीशुदा लौंडे हो, पर मुझे लोड नहीं है। मैं इस ग्वांगमिंग इलाके के प्रॉपर्टी ऑफिस की बंदी होने के नाते तुम्हारी छुपी हुई दीवानी बनकर रहूंगी। उसने पहले भी मुझे और मेरी उस पुरानी एक्स बीवी वू कियान को कई बार इस मोहल्ले में एक साथ मजे से घूमते और आते जाते हुए अपनी आंखों से साफ साफ देखा था और उसने मोहल्ले में लोगों से ये फालतू की बकवास सुनी थी कि मैं एक बहुत ही अच्छा और सीधा लौंडा हूं जो अपनी बीवी के प्यार में पूरी तरह से पागल और लट्टू रहता है। ये देखकर कि उस बंदी ने गलती से मेरी उस पहली दीवानी को मेरी एक्स बीवी समझ लेने का भारी लोचा कर दिया था, मैंने तुरंत मजे लेते हुए हंसकर अपना सिर हिला दिया था। मैंने पूरे टशन में कहा, मैं जिस पहली दीवानी बंदी की बात कर रहा था वो कियान नहीं है, मेरा उससे तलाक हो चुका है। मेरी वो पहली और कतई जहर दीवानी कियान की सबसे जिगरी दोस्त है। झांगनान वो बंदी तुरंत बोली, मुझे इस भसड़ से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, जब तक मैं तुम्हारी दूसरी दीवानी हूं। मुझे इस बात से कोई लोड नहीं है कि वो पहली बंदी कौन है। उसके लिए बस यही बात मायने रखती थी कि मेरे दिल में उसकी क्या जगह है, क्योंकि यही बात आगे चलकर उसके असली भौकाल पर सीधा असर डालने वाली थी। मैंने उसकी बातों के गहरे मतलब को सही से पकड़ लिया और मैं समझ गया कि उसने खुद को मेरी दूसरी दीवानी क्यों कहा था। वो सच में चालू थी। इस तगड़े जुगाड़ से सबका सिस्टम और रुतबा एकदम से बिल्कुल बराबर हो जाएगा और फर्क सिर्फ हमारे आने के नंबर का ही रहेगा। अब जबकि सबका भारी भौकाल एकदम बराबर के कड़क लेवल पर आ गया था, तो आगे चलकर रुतबे के लिए कोई फालतू लफड़ा या लड़ाई नहीं होगी। अब चूंकि मैं इस दुनिया का राजा बन चुका था, तो मेरा रहने का ठिकाना कोई छपरी जगह तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। वो बंदी एकदम चहक कर बोली, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक बहुत ही रापचिक और शानदार जगह ढूंढ ली है, मेरे साथ आओ। उसने तुरंत प्यार से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मुझे टशन में इस ग्वांगमिंग मोहल्ले के सबसे महंगे लग्जरी वाले फ्लैट की तरफ ले गई। ये फ्लैट एक बहुत ही खूबसूरत और कतई जहर बंदी का घर था, जो इस इलाके की एक बहुत ही अमीर और रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। वैसे तो ये इलाका एकदम आम और नॉर्मल सा मोहल्ला था, लेकिन ये पूरा सिस्टम नया बना हुआ था, जहां सारी की सारी बिल्डिंग्स एकदम नई और झकास बनी हुई थीं और इस मोहल्ले की सजावट और पेड़ पौधे भी दिखने में बहुत ही कड़क और शानदार लगते थे यार। उस अमीर बाप की बिगड़ी निब्बी के यहाँ रहने की वजह ये थी कि वो उस लौंडे के करीब रहना चाहती थी जिस पर उसका दिल पूरी तरह लट्टू हो गया था। वो लौंडा पास की ही किसी कंपनी में काम करता था। अब चूंकि वो रईस बाप की अमीर औलाद थी, तो उसके रहने की जगह कोई छपरी या सस्ती तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। भले ही उसने एक एकदम आम सा फ्लैट खरीदा था, लेकिन उसके अंदर की सजावट और इंटीरियर बहुत ही ज्यादा महंगा और बवाल वाला था यार। उस अमीर लड़की के बाप ने फुल भौकाल में सीधा सबसे ऊपर की पूरी 2 मंजिलों को एक साथ खरीद लिया था और उन्हें तोड़कर एक बहुत ही ज्यादा महंगे और आलीशान विला जैसे घर में बदल दिया था। अब जब रातों रात दुनिया के सारे लौंडे और आदमी एकदम गायब हो चुके थे, तो उस अमीर बंदी का बाप और भाई भी कहीं उड़ गए थे। ये अमीर बंदी जो हमेशा से बहुत ज्यादा घमंडी थी और एटीट्यूड में रहती थी, उसने अचानक उन लोगों को खो दिया था जो बचपन से ही उसे हर भसड़ से बचाते आ रहे थे और अब हर जगह उसे धक्के खाने पड़ रहे थे और उसकी वाट लग रही थी। अब कोई उसके नखरे नहीं उठाता था। कल की ही बात है, वो अपने उसी पुराने वाले रेस्टोरेंट में मजे से खाना खाने गई थी और वहां एक बहुत छोटी सी बात पर उसने एक वेट्रेस के साथ फालतू का बड़ा लफड़ा और कांड कर दिया था। उन वेट्रेस लड़कियों को अच्छे से पता था कि उसका बाप और भाई कि अब उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके नखरों को बिल्कुल नहीं झेला और उनके बीच एक बहुत तगड़ी हाथापाई हो गई और भसड़ मच गई। तमाचे का लाल निशान छपा था। ये कांड इसलिए हुआ कि उसने अपने बॉडीगार्ड खो दिए थे, जिसकी वजह से वो अपना विला सौंपने को तैयार थी। ये बात एकदम सच है, ताकि वो विला अब मेरा नया अड्डा बन सके। ये एक ऐसा तगड़ा कांड था जो मेरे पीछे आने से पहले तो नामुमकिन था। मैं पूरे भौकाल और एटीट्यूड के साथ उस बंदी के पीछे पीछे अंदर चला गया।